गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आपका और हमारा साथ सुबह ही सुबह, और एक्साइटमेंट इस वजह से इतनी ज़्यादा है क्योंकि आज फाइनली पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ तो आज से होगा ना। वार्म अप मैचेस तो वैसे ही बस एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो हमने हार लिए जीत लिए, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। असल में आज का जो मैच होने जा रहा है के अंदर एक्साइटमेंट को लेकर आज वर्ल्ड कप का जो पहला मैच होगा, और पहला मैच एक्साइटमेंट तो सबकी है। जो रनर अप टीम है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आज पहला मैच होने जा रहा है, तो लिहाजा आज वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज होगा। लेकिन हमें इस मैच से कोई खासी दिलचस्पी नहीं है। हमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच 14 अक्टूबर के मैच से है, जब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। तो हमारी सब शायकीन की यकीनन ना सिर्फ हमारी भारत बल्कि दुनिया भर में जितना हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और भारत का होता है ना, लाजमी नहीं है। पहले सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का होता था मैच, लेकिन और सिर्फ यही दो लोगों के, यही दो कंट्रीज की आवाम देखती थी। लेकिन अब ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के अवाम इस मैच को बड़ा दिलचस्पी से देखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उन सब की नज़रें पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर होती हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में क्या कमाल हमारी टीम दिखाएगी। वार्म अप मैचेस को तो हमने माइनस कर दिया है। एनीवेज, आज के अगर दिन की अगर बात की जाए तो आज टीचर्स डे भी है, 5 अक्टूबर है, और आज टीचर्स डे भी है। और टीचर्स डे में हम तमाम उस्ताज़ा को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। उस्ताज़ा जो कि हमारे कौम के मुस्तकबिल को मोहसिन भी हैं, हमारे कौम के मुस्तकबिल को तैयार करते हैं। आप, मैं, जितने भी हम सब लोग हैं, हमारे कोई ना एक जो टीचर होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा एक गाइडिंग एंजल होता है, हमारा एक गाइडिंग स्टार होता है, जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी हम दिल से इज्जत करते हैं। और उस्ताद को तो अल्लाह ताला ने वैसे भी रूहानी बाप का दर्जा दिया है। तो उस्ताद जितनी इनपुट, जितनी एफर्ट बच्चों के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर डालता है ना, कि इनकी मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, इनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, इवन के अगर आज काफी नहीं है उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए। ये तो एक दिन, एक रस्मन, एक तजदीद अहद होता है, एक रस्मन होता है कि असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करें। बिल्कुल फिज़ा ने ठीक कहा है। और अगर आज हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी बदौलत आज हम लोग आपके सामने मौजूद हैं। इवन के जो हमें देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगियों में भी, आपकी लाइफ में भी जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपके पेरेंट्स के बाद, तो वो उस्ताद की होती है। इसीलिए इस्लाम में टीचर को इतना दर्जा दिया गया है, रूहानी बाप कहा गया है। बल्कि कोई बड़े मारूफ मुफक्किर थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उस्ताद को दर्जा दूंगा, क्योंकि पेरेंट्स मुझे आसमान से ज़मीन पर लेकर आए हैं, मेरे वालिदैन, लेकिन जो उस्ताद है वो मुझे ज़मीन से आसमान पर लेकर गया है। और ज़िंदा कौमें जो होती हैं, जो भी ज़िंदा अक़वाम होती हैं, जिनकी तरक्की का राज आप देख लें, उनमें सबसे जो उनके अंदर बड़ी एक चीज़ जो अलामत होती है, जो सिंबल होती है, वो अपने साथीज़ा की कदर करते हैं। आप ये देखिए, और इसलिए कहा गया है कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में ये होता है कि वो अच्छे टीचर होते हैं। आप बराक ओबामा की एग्जांपल देख लें, दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और बाय ऑक्यूपेशन उनका क्या था, प्रोफेशनली वो ही वाज अ टीचर। एग्जैक्टली। तो वो अपने उस्ताद, क्योंकि उस्ताद एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक कौम को बिगाड़ भी सकती है, एक कौम को सुधार भी सकती है। अगर सही मोमेंट में, सही टाइम पर उस्ताद आपको वो चीज़ें सिखा दे या समझा दे कि आगे आने वाली दुनिया में क्या क्या आपको ख़तरात होंगे, किस तरह से आपने सिचुएशन को निमटना है, आपकी अच्छी तरबियत कर दे, आपकी अच्छी परवरिश कर दे। सिर्फ किताबें रटा देना ये टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं होती, असल में तो उनकी तरबियत करना, तो एक मुआशरे में कितना बदलाव आता है। और अच्छा, आपके पेरेंट्स के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा आपको प्रोग्रेस करता, आपको तरक्की करते हुए देखते खुश होता है ना, तो वो आपके टीचर्स होते हैं, जिनको सही मानों में खुशी होती है, क्योंकि आप उनका एक लगाया हुआ पौधा होते हैं। और जब ये पौधा जिसकी आबियारी पानी के साथ, अपनी तरबियत के साथ उस्ताद करता है, और जब यही बड़ा एक तनावर दरख्त बनता है, यही जब एक शजरे सायादार बनता है, तो फिर खुशी होती है। तो जितने भी हमारे साथीज़ा हैं, हम उन सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और किसी भी दुनिया की आप तरक्की का अगर आलम आपने देखना है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं,
आप देखिएगा कि उनकी शख्सियत के निखार में कहीं ना कहीं उनके साथीज़ा का ही किरदार होता और है। हमारे यहाँ पर साथीज़ा, बड़े दुख की बात है कि वो कभी सड़कों पर ख्वार हो रहे होते हैं, कभी अपनी अलाउंसेस के लिए, कभी अपनी सैलरीज के लिए, पर सैलरीज नहीं मिल रही कहीं ना कहीं वो बेचारे, तो जब उनको अपने घर में अपने खर्चों के, अपने बच्चों को पालने के जान के लाले पड़े होंगे, तो वो कौम के मुस्तकबिल को क्या तवज्जो देंगे। तो हमारी इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि स्पेशली जिन्होंने आपके मुस्तकबिल को संवारना है, उनको तो आप तंग ना करें, बल्कि उनको तो ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए है इस बात से कि उनको किसी किस्म के कोई तंगी ना हो, कोई मसला ना हो, ताकि वो पूरे का पूरा फोकस, वो जो एक क्लास में 30 बच्चे बैठ के वो उनको पढ़ा रहे हैं, तो 30 बच्चों पर वो पूरा ध्यान दे के रखे। उनको ये ध्यान ना हो कि 2 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है तो हमने अपने घर का खर्चा कैसे चलाना। क्योंकि ये हमारी आने वाली, हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, हमारी नस्लों के मोहसिन हैं। आपको याद होगा, उस्तादों की कदर अगर हमने सीखनी है ना, तो उन तरक्की याफ्ता अक़वाम से हम सीखें कि अमेरिका में एक अदालत लगी थी और अदालत के अंदर जैसे ही उस्ताद जो थे उस वहाँ के, उस मुल्क के, अमेरिका के, जब वो अदालत में दाखिल होते हैं तो जज साहब एहतरामन खड़े हो जाते हैं उनके एहतराम में कि उन्होंने कहा कि टीचर आए हैं। तो ये जिंदा कौमों का तुरा इम्तियाज़ होता है और ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने साथीज़ा की कदर ना करें, आप अपने मोहसिनों को रिस्पेक्ट और इज़्ज़त ना दें और आप तरक्की करें, ये मुमकिन ही नहीं है। तो हम सबको एक दफ़ा फिर से आज के दिन की मुनासिबत से जो हमारे साथीज़ा हैं, जो हमारे मोहसिन हैं, उनको हम सलाम अकीदत पेश करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं और यही हमारा फ़ख्र है जिनकी बदौलत आज हम सब लोग तालीम हासिल करके यहाँ पर खड़े। एग्जैक्टली, टीचर्स डे पे तो हमने उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर दिया। अभी आज के प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की हाईलाइट्स में जानिए। क्रिकेट का आलमी मेला, क्रिकेट का सहरा किसके सर होगा, 10 कप्तानों ने कमर कस ली। इंतखाबात का ऐलान, नई सियासी जमातों की एंट्री, अवाम के लिए नया सियासी बयानिया क्या होगा। जना अस्पताल में रोबोट के जरिए 5 लाख में पित्ते की सर्जरी, सिंध हुकूमत ने हाथ क्यों खड़े किए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फुटबॉलर लड़कियों की धूम, क्या कौमी वुमेन टीम तारीख रकम कर पाएगी। ये तो थी हमारी जनाब आज की हाइलाइट्स और हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी द क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि इस वक्त इंडिया में जारी है और आज फाइनली आज होगा इसका पहला मैच और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो जाएगा। तमाम बाबर आजम और बाकी तमाम कप्तान कल कैप्टन्स डे पर सारे कैप्टन्स जो थे तमाम टीम्स के वो इकट्ठे हुए थे और अहमदाबाद से खुसूसन जो बाबर आजम हैं हमारे कप्तान, वो खुसूसन जो चार्टर्ड तैयारा था वहाँ पर पहुँचे थे और कैप्टन्स डे तो हो चुका, लेकिन अब जो आज वर्ल्ड कप का पहला मैच होने जा रहा है, वैसे इंडिया में ये होने जा रहा है। हमने पहले इंडिया की बात की थी कि वहाँ पर मैनेजमेंट के जो मैनेजेरियल इश्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। हमने देखा कि वहाँ पे कुछ सीटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, कुर्सियाँ इतनी गंदी हैं। फिर अभी तक आपको पता है कि पाकिस्तानी जो विजिटर्स हैं या जो सहाफ़ी हैं उनको वीज़ाज ही इशू नहीं किए गए हैं। वो बेशुमार जो है ना हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं, नाअहली हमें उनकी देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली यही बात है। और दूसरा ये कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो इंडिया के अंदर है। 1 लाख से ज़ायद वहाँ पर जो ऑडियंस है वो बैठ सकती है और उसी जो है मैदान में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखने के लिए आएँ और उनको रेवेन्यू इकट्ठा हो ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिया भी बड़ा चलाक है, उसे पता है कौन सा हाई वोल्टेज टाकरा है और उसी में उसने अपना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है। अशर जैदी हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अशर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आज से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप का, किस तरह से आप देख रहे हैं टीम्स को? हमारी परफॉर्मेंस को तो छोड़ ही देना, 2 मैचेस देख के हमने देख लिया हमारी टीम कितने कमाल कर यार। वो वार्म अप मैचेस से हो सकता है कि अब जो बाकायदा मैचेस होंगे उनके अंदर हमने थोड़े वार्म अप हो गए हो। नहीं, वार्म अप मैचेस से कुछ सीखा तो होगा हमने
जी ओवर टू यू अशर। जी सबसे पहले वजाद और फिजा अस्सलाम वालेकुम, आपकी पूरी टीम और व्यूवर्स को बहुत बहुत आदाब। इस वक्त मेरे ख्याल में सारी बातें ये हो रही है कि पाकिस्तान टीम ने 2 मैचेस में क्या किया, और आई गेस इस टीम ने हमारी उम्मीदें जो हैं वो बढ़ा दी थी और अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान में एक तरह से ना एक थोड़ा सा शोक का आलम, एक अनसर्टनिटी है। मेरी भी अभी चंद दोस्तों से मुलाकात हुई, तो एक सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी क्रिकेट का एक्सपर्ट होता है। तो बाबर आजम जो है वो अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खिला रहा है, ज़का अशरफ जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है कैप्टन को, हर तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। तो बट आई वुड से कि एक तरह से अच्छा भी है कि ये टीम को अपलिफ्ट जो है वो करती है। बाबर आजम हैज शोन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन मेंटली। बस मैदान में एक अच्छी सी परफॉर्मेंस हो जाए, कहीं पर कोई एक खिलाड़ी जो है क्लिक कर जाए, शाहीन आफरीदी की 2 बॉलें जो हैं वो सही पड़ जाएं, तो टाइट्स कुड टर्न ऑन। तो बहरहाल यही हमारी टीम है, अब इसी को खेलना है, तो हमें इसको बकअप भी करना है। और दूसरा आपने सवाल पूछा, तो आज का ही गेम जो है वो बड़ा ही डिसाइसिव है, वर्ल्ड चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन के दरमियान है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ नेल बाइटिंग मैच, और कौन सी टीमें आगे जाती हैं कौन नहीं जाती, अगर मेरे पास काश इसका सही सवाल होता तो मैं भी एक बैटिंग वेबसाइट पे जाके $100 लगाता और आराम से वो फिर बैठ के पूरा महीना गुजारता। बट आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गई, फिर न्यूजीलैंड हो गई, ऑब्वियसली दिल कहता है कि पाकिस्तान टीम भी टॉप 4 में होगी। इंडिया का उसके अपने ग्राउंड पे खेलना और इतने एक्सपेक्टेशन में खेलना, इतने प्रेशर में खेलना, अब वाकई इन लोगों का जो है वो मेटल टेस्ट होगा। एग्जैक्टली अशर, ये बताइए कि अभी आपने बोला कि आज का मैच तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने जा रहा है। हमारे जो प्लेयर्स थे उनको ड्राई पिचेस का बहुत ज़्यादा ये था कि हम पिचेस इतनी ड्राई थी, पिचेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। अब बाकी सारी टीम्स भी तो इन्हीं पिचेस पर खेलेगी ना, या कोई स्पेशल किस्म की उन्होंने पिच हमारे बॉलर्स के लिए तैयार किया जिसपे हमारे बॉलर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म ना कर सके। तो फिर आपको लगता है कि ये जवाब ख़त्म हो जाएगा जब बाकी तमाम टीम्स भी इन्हीं पिचेस पर, इन्हीं ड्राई एटमॉस्फेयर पर, इन्हीं ड्राई पिचेस पर खेलेंगी? अच्छा फिर सबसे पहले बताइए, आप क्रिकेट के बारे में बड़े टेक्निकल सवालात करने लगी हैं, तो कुछ समझ रही हैं, खेल रही हैं, ये इतना ज्ञान आया कहाँ से आपके पास? मैं इस वजह से, ताकि अगर हमारी टीम परफॉर्म ना कर सके तो शायद हम पे बात आ जाए, कहीं हमें भी ये काम करना ना पड़ जाए। नहीं, सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं कि अगर आप हारे हैं तो दिल कुशादा कर एक्सेप्ट करें कि हमसे गलत हुई है। मतलब पाकिस्तानी लड़के कंप्लेन कर रहे हैं डेड विकेट्स पे, आपने तो पूरी जिंदगी खेला ही नहीं विकेट्स पे। आपको तो चले अब जाके विकेट्स मिलनी है, आपने सीमेंट की विकेट पे खेला, कच्चे रड़े मैदानों में खेला, तो ये तो एक तरह से आपकी होम कंडीशंस हैं। तो आई थिंक एक्सक्यूज जो है वो बनती नहीं। आप ये कहें कि हाँ जी हमारी प्लानिंग कम थी, हम रिदम में नहीं है, सामने वाले हमें ज्यादा अच्छा रीड कर गए, तो मैं मानता हूँ ये जवाब जो है वो बिल्कुल लाहासिल है, इसको दिल नहीं मानता। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, हर टीम के साथ कोचेस की फौज जफरे मौज है, और प्लेयर्स भी अब दुनिया भर में खेल रहे हैं। बहुत सारे आपको पता है प्लेयर्स IPL खेल के आ रहे हैं जो वर्ल्ड कप में, तो उनके लिए ये विकेट्स, यहाँ की कंडीशंस, आई मीन इट्स जस्ट एट द बैक ऑफ देयर हेड। तो जो पाकिस्तान टीम के हवाले से आप देख रहे हैं, वाकई अलार्मिंग चीज है कि लड़के जेल अप क्यों नहीं कर पा रहे कंडीशंस में। अच्छा अशर, इससे ज्यादा अलार्मिंग चीज मेरे ख्याल से ये है जो हमने एशिया कप में भी देखा कि जो हमारी कैप्टेंसी है बाबर आजम, उनमें एक बड़े लूप होल नज़र आए हैं। जिस तरीके से बर वक्त कोई स्टेप लेना चाहिए, आपकी जो एक कैप्टेंसी की एक स्ट्रेटजी होती है कि किस टाइम आपको क्या हिकमत अमली अपनानी है, किस टाइम आपको क्या स्टेप लेना है, तो वो मुकम्मल हमें नज़र आया कि हमारे एक तो खिलाड़ी आपस में जेली नहीं है, तो फिर प्लानिंग कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आई। अच्छा वजाहत, ये प्रॉब्लम शुरू से रही है। अगर आप बाबर आजम के वो मैचेस जिसमें पाकिस्तान जीता भी है, तो अगर आप उसको स्क्रूटनाइज करें तो वो कैप्टनसी के डिसीजन की वजह से नहीं जीता, किसी ना किसी प्लेयर ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कर दी उस दिन और वो मैच आप जो है वो जीत गए। तो ये बेसिकली हुआ है। ये बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में झोल है, उसमें वीकनेसेस हैं, और ये तो आप लोग खुद फेस कर रहे होंगे कि हसी को टीम में लेकर, अहमद वसीम को ना लेकर बाबर आजम ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बट हैविंग सेड दैट, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 9 के करीब मैचेस इनको खेलने हैं, और जैसे मैंने कहा, अब हम तारीफ करें, तनकीद करें, यही टीम है जिसने जाके आगे खेलना। इस वक्त तो अपनी टीम को बकअप करने की जरूरत है। छुरी काटे हम टूर्नामेंट के बाद। आपने इतना अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है इमाद वसीम वाला कि वो आपका बॉलर भी अच्छा है, आपका बैट्समैन भी अच्छा है। आपने PSL में उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस देख लिया है, ही इज टोटली इन रिदम, वो आप ये देखिए। और माशाल्लाह से आई थिंक हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे बेहतर अंग्रेजी बोलने वाले भी वही हैं, वरना बाबर आजम का तो कल देख लिया था हमने। अच्छा
फिजा वजाद, देखिए एक बात आपको यहाँ पर बाबर आजम या किसी भी कैप्टन को आपको बकअप करना पड़ेगा कि क्रिकेट गालिबन वो एक वाहिद खेल है जिसमें कैप्टन इज ऑल एंड ऑल कंट्रोल। उसका एक डिसीजन पूरा मैच जो है वो चेंज करता है। बाकी गेम्स में इतना ज्यादा नहीं होता। क्रिकेट एक ऐसा टेक्टिकल गेम है जो कैप्टन के पीछे जो है वो खेला जाता है। अब वही बात जो खान साहब ने जमाने में कही थी कि अगर आप एट द एंड कैप्टन को मौरूद इल्जाम ठहराएंगे कि भाई तुम्हारी वजह से हारे, तो फिर एटलीस्ट गिव हिम द कॉन्फिडेंस कि भाई जो टीम तुम चाहते हो लो। हाँ, आपका ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि यार बाबर आजम मेरा कैप्टन है, ओके, मुझे अपने कैप्टन पे एतमाद है, तो अब लेट हिम सिलेक्ट हिज टीम। अब वही बात मैंने आपसे कही जो पहले भी कहता रहा हूं कि आप दुनिया की कोई भी टीम सिलेक्ट कर लें, आपको 2-3 प्लेयर पे हमेशा जो है वो बहस जारी रहेगी। सो दिस इज अ टीम। अब अम्माद वसीम को इसने नहीं लिया, किसको नहीं लिया, बहरहाल वो सारी बातें पीछे हो गई। इस वक्त यह कि स्ट्रेटेजी में कि टीम क्या देखी जाएगी। हाँ, जो खतरनाक बात आप वो देख रहे हैं कि वो लड़कों के खिलाए जा रहे हैं, शादाब फॉर्म में नहीं आ रहे, आपके ओपनर्स भी कोई अच्छा स्टांस नहीं दे पा रहे, उसके स्टांस के बजाय आप देखिए वो लोग आउट किस तरह हो रहे हैं। हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वसीम जूनियर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। शादाब खान को देखिए, जावेद मेहताज बड़ी अच्छी बात कहते थे कि क्रिकेट है, एक दिन हंसाती है एक दिन रुलाती है। तो 9-10 के करीब मैचेस खेलने, तो किसी प्लेयर का कभी अच्छा होगा बुरा होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि साइड मैचेस की या वार्म अप मैचेस की परफॉर्मेंस से हर कोई दिल बर्दाश्ता है। लोगों की जो उम्मीदों का जो पैरामीटर है वो बहुत नीचे आ चुका है। लोग बरमला बाबर आजम के खिलाफ जो है वो बातें कर रहे हैं। बट आई थिंक जैसे मैंने कहा यही टीम है और हम 92 के वर्ल्ड कप से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वहां भी भाई शुरू के मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो थोड़ा सा हम तहम्मुल देते हैं। पहले हम आज का मैच एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान टीम का पहला मैच बाबर आजम की आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद शादी भी है, तो बाबर आजम ने अगर अच्छी शादी अपनी गुजारनी है सबकी दुआओं के साथ, तो वर्ल्ड कप में उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा ही सब कुछ होगा। लेकिन अशर ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि वार्म अप मैचेस में बैटिंग साइड तो हमारी फिर भी बहुत अच्छी रही, दोनों मैचेस में हमने 300 प्लस रन्स बनाए, अब वर्ल्ड कप में हम अपने वार्म अप मैचेस से कोई सीख सकेंगे? क्या सीखना चाहिए? फील्डिंग हमारी हमेशा से बड़ी नाकिस रही है, तो किस तरीके से इन तमाम तो लूप होल्स को ओवरकम करेंगे हम? देखिए, फील्डिंग तो ओवरऑल एक इस टूर्नामेंट में डिसाइसिव फैक्टर रहेगी। अच्छा, पाकिस्तान को छोड़िए, बाकी टीमों को भी देखिए तो बॉलर्स इतने ज्यादा नहीं चल रहे। अब वो हमने आईसीसी की बात की कि आईसीसी बड़ा चालाक है कि वो हर टूर्नामेंट में एक पाकिस्तान इंडिया मैच रखता है, तो उसकी जो कमाई होती है वो पूरे टूर्नामेंट के अगेंस्ट होती है, कि बराबर होती है। फिर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चौके छक्के लगें ताकि हर चौके को स्पॉन्सर किया जाए, हर छक्के को स्पॉन्सर किया जाए। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है। उसकी बेस क्या है कि विकेटें बिल्कुल डेड बनाई जाए। तो ओवरऑल तो आप ये टूर्नामेंट हाई स्कोरिंग देखेंगे, मां सिवाय एक आध विकेट के रन्स यहाँ बनेंगे। बॉलर्स की डेथ होगी, मुझे ज्यादा हैरत नहीं होगी कि अगर कोई 2-3 बड़े नाम हर टीम में से इंजर्ड भी हो जाएं। तो ये तो एक नाइंसाफी है जो इंडिया में होती है कि आप बॉलर की बेचारे की कमर तोड़ देते हैं। तो वो चीज हमारे साथ भी हो रही है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी बहुत फिट है, उनको भी काफी मार पड़ी है। इट्स नॉट बस ये कि रिजल्ट हमारे अगेंस्ट चला गया तो हम ये बात कर रहे हैं। बहरहाल इट्स गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट और एक आध बॉलर के हमारे क्लिक होना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। अब क्या पता ये लोग अबरार को आगे आने वाले जिस मैचेस में ट्राई करें, हो सकता है वो हिडन टैक्टिक हो पाकिस्तान का जो आगे जाके यूज करें। बट आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड चांस कि आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ पे ऐसे बॉलर बैठा हुआ है। सो पाकिस्तान टीम को इतना आप लाइटली ना लें, वो कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है। और हमेशा से पाकिस्तान क्या होता है कि स्टार्ट में स्लो स्टार्टर्स होते हैं और आगे जाके वो पिकअप करते हैं। So having said that, I think we should back our team. ये आई थिंक हमारे जीन्स में है कि हम हमेशा स्टार्टअप जो है ना वो इतना अच्छा नहीं करते और उसके बाद जाके आगे जाके परफॉर्म करती है। ये नेचुरली आई थिंक हम पाकिस्तानियों के जीन्स में है, खाली क्रिकेट टीम के जीन्स में नहीं है। थैंक यू सो मच अशर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये है जी आज से बाकायदा जो आगाज होने जा रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो हम आगे बढ़कर बात करने लगे हैं, कल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है नसीम शाह की, जिस तरीके से वो इंजरी के बाद अभी वो गुनूदगी में होते हैं, गुनूदगी में है, तो वो उनकी वालिदा जो कि इंतकाल कर चुकी हैं, अक्सर वो अपने इंटरव्यूज़ में भी अपनी वालिदा को बहुत मिस करते हैं। यकीनन माँ किसको याद नहीं आती है, माँ तो हस्ती ही ऐसी है कि आप चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं लेकिन माँ की कमी आपको हमेशा महसूस होती है। पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें गनूदगी के आलम में नसीम शाह अपनी वालिदा को पुकार रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। जितने मर्ज़ी आप तरक्की कर जाएं, जितनी मर्ज़ी आप बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन माँ की हस्ती, माँ का वजूद ही ऐसा है कि हर लम्हे आपको उनकी कमी महसूस होती है। आपकी, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स के बगैर हर आपकी जीत
हर आपकी कामयाबी बड़ी फीकी सी मालूम होती है। अगर आपके पेरेंट्स, वालिद या वालिदा में कोई एक दुनिया में नहीं है, तो चाहे खुशी का जितना मर्ज़ी बड़ा मौका हो, तो आपकी वो खुशियाँ कहीं ना कहीं अधूरी होती हैं, अपने पेरेंट्स के बगैर फीकी होती हैं। और मुश्किल वक्त में भी आप देखें कि नसीम शाह की इंजरी हुई है और वो गुनूदगी में अपनी माँ को याद कर रहे हैं। यही है कि अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे और नसीम शाह हमारा प्राउड है और वो जल्दी से सेहत याब हों, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो उनके अभी तो 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया है, क्योंकि अपने शोल्डर को वो इंजर्ड करवा चुके थे और एशिया कप में भी वो कुछ उसी दौरान उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया था एशिया कप खेलते हुए। अभी वर्ल्ड कप में भी वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वी रियली होप सो कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो जाएं और उसके बाद वापस अपने स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन करें, और वर्ल्ड कप में इनकी कमी बहुत ज़्यादा फील होगी। तो अल्लाह ताला, सब दुआएं नसीम शाह के साथ हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और वापस जो है फील्ड में हमें नज़र आएँ। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, सियासत की अगर हम बात करें, वैसे तो हमारे मुल्क में हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी आपको नज़र आएगी। लिसानियत पर मबनी सियासी जमातें भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो सूबाई जमातें हैं, सूबाई सतह पर वो भी जमातें मौजूद हैं, मजहबी जमातें भी मौजूद हैं। हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद बज़ाहिर तो लगता नहीं है कि कोई सियासी वैक्यूम ऐसा है जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कमी महसूस होती हो। लेकिन आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो नए नए धड़े सामने आते हैं, नए नए नैरेटिव बनते हैं और नई नई सियासी जमातें भी वजूद में। ये पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान में 100+ सियासी जमातें हैं। कोई सूबाई सतह पर हैं, कोई नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स कर रही हैं। फिर उसके बाद हर कोई ना अपने अपने जो ख़ास एक तबका है उसको सपोर्ट करने के लिए आता है। बट नहीं, इस इलेक्शन से पहले हम हमेशा देखते हैं कि 15 से 20 कुछ ऐसी सियासी जमातें ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड करती हैं, ऑन बोर्ड लेकर आती हैं। अब नई सियासी जमातों का विजन क्या होता है, ये वैसे अप्रिशिएट करने वाली बात है कि एटलीस्ट नए से नए लोग आ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। उसके बाद ऐसा होता है कि एक तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, फिर यह है कि जब नए लोग नए विजन के साथ आते हैं तो इसका मतलब है कि एक चेंज नज़र आता है सोसाइटी। लेकिन थोड़ा सा फिजा मसला ये है कि नए लोग बहुत कम हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, जिनमें सरे फहरिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, तो ये जो जितने भी लोग हैं इसके अंदर, जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, फ़याज़ चौहान साहब हैं, फिरदौस आशिक आवान हैं, ये सब वही लोग हैं जो इससे पहले माजी में भी अपनी वफादारियां बदलते रहे हैं, एक से ज़्यादा सियासी जमातों का हिस्सा रहे हैं। तो घूम फिर कर यही 550-600 लोग हैं जो कि आपकी पॉलिटिकल इस सिस्टम के अंदर रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं तो नई सियासी जमात के आने का मकसद क्या है, उनका क्या नज़रिया है। वही बातें हैं, ये वही लोग हैं जो इससे पहले डिफरेंट पार्टीज़ के साथ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है नया बयानिया लेकर आने की। जैसे ही PTI टूटी है उसके अंदर से ही 3-4 पार्टीज़ निकल आई हैं, क्योंकि सबको शेल्टर तो चाहिए है। अब वो तमाम फेसेस जो कि पहले बाकी जमातों में घूम फिर आए हैं, अब उनको कोई एक अम्ब्रेला तो चाहिए थी ना, जिसमें वो अगेन कहीं नई जगह पर जाएं, किसी नई पार्टी के साथ एसोसिएट हो। और फिर उसके बाद एक ये भी होता है कि जो ऑलरेडी राउंड फेसेस होते हैं, जिनके अपने हलके में पहचान होती है, जिनको अपने हलके में जिनका पता होता है लोगों को। अगर फवाद चौधरी या चौहान की आपने एग्जांपल दी, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब अगर किसी अपने हलके में जाएंगे तो पीपल नो दैम। अगर कोई नया इंसान इसी हलके में अगर आएगा, नई पार्टी के अंदर कोई नए इंसान जब आएंगे तो उनको पहले अपनी नाम बनाने में, पहचान बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इलेक्टेबल्स का और यहाँ रिनाउंड फेसेस का इस वजह से बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर वो आपकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना, एक तो आपकी पार्टी हाईलाइट होती है, प्लस ये कि उनको लोग जानते होते हैं ऑलरेडी। लेकिन ये समझ नहीं आती कि वो ऑलरेडी चले हुए कार्टून्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस सब जानते हैं। असल चीज़ ये है कि इनका मकसद अपने ज़ाती पॉलिटिकल मफाद नहीं होना चाहिए, आपके ज़ाती मकासद नहीं होने चाहिए। अवाम की फलाह के लिए तो अगर पार्टीज़ आती हैं वजूद में तो उनको साबित करना चाहिए कि वाकई ही कि अवाम का मुकदमा लड़ेंगी। वरना हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मंशूर की हद तक, नारों की हद तक, दावों की हद तक तो अवाम की बात करते हैं, लेकिन जब यही पार्टीज़ इक़्तिदार में आती हैं तो वो नारे, दावे से दावों की हद तक रहते हैं, हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, हमारी जो मुल्क में सियासी जमातें, शायद हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं।
हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी। अमेरिका में देखें 2 पार्टी सिस्टम है, मैनिफेस्टो 2 जमातें हैं। हमारी जितनी भी पार्टीज आ जाए, किसी एक ने भी अपना मंशूर आवाम के सामने रखा है और उसको पूरा किया है? मंशूर कागजात की हद तक तो होता है, लेकिन एक पीपल्स पार्टी के मंशूर की अगर हम बात करें, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा पीपल्स पार्टी ने दिया, लेकिन एक से ज़्यादा दफ़ा पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है, उल्टा लोगों से रोटी कपड़ा मकान छीना ही है। सिंध के अंदर 15 साल से है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारी पॉलिसीज़ जो थी वो पिछली हुकूमत ने आके ख़राब कर दी। 15 साल से आप एक हुकूमत कर रहे हैं, 15 साल से आपकी पॉलिसीज़ को कोई चेंज नहीं कर रहा है। अगर कोई आप अपना नया कुछ इनिशिएटिव्स, अब तो अमेंडमेंट के बाद तमाम इख्तियार सूबों के पास है ना, तो सूबों के पास अगर इख्तियार है और अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपको कोई ये तो नहीं कहेगा कि आपकी गवर्नमेंट ने आके, अगली गवर्नमेंट ने आके वो वाला। और उसके बावजूद सिंध की हालत ये है, 15 साल के बाद भी सिंध की हालत ये है कि वहाँ पे बाज़ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर अवाम और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये हालत है। तालीमी इदारों में, स्कूल्स की जगह वहाँ पर जानवर बंधे हुए होते हैं। आए दिन हम केसेस रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान, अब दूसरी पार्टीज़ की बात करें तो नून लीग है। नून लीग ने एशियन टाइगर्स का नारा लगाया था। इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के टाइम में तरक्की भी हमें देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कि ये 16 माह जो PDM ने गुजारे हैं, आवाम का महंगाई से बुरा हाल हो गया। एक ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी नाराज है, और फिर मुस्तफा नवाज खोखर भी पीपल्स पार्टी, ये मिलकर कोई नई पार्टी बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, जिसका ताल्लुक शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और सेनेटर ये जिनका मुस्तफा नवाज खोखर, ये भी कोई नई पार्टी बनने में जा रही है। अब इतनी नई पार्टीज हो गई हैं, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान है, फिर ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इतनी पार्टीज के आने के बावजूद अवाम की हालत जो है ना वो उसी की तरह रहती है। हम देखते हैं कि एक सियासतदान, एक पॉलिटिकल पार्टी जब मैदान में आती है तो वह अवाम के हकूक़ की तर्जुमानी का नारा लगा कर आती है। वो कहते हैं कि हमारा तो मकसद ही है कि हम अवाम की जंग लड़ेंगे, लेकिन होता यह है कि जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं इन पार्टीज़ की, इन लोगों की हालत बदल जाती है, अवाम की हालत वैसे की वैसे ही रहती है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया के अंदर रियासत महाराष्ट्र में हुआ ये है कि एक हॉस्पिटल के अंदर 34 संवाद हुई हैं, 32 संवाद हुई हैं या 34 संवाद हुई हैं, 34 संवाद हुई हैं, जिसके बाद सज़ा के तौर पर जो उस हॉस्पिटल के डीन थे उनको टॉयलेट साफ करवाए गए हैं कि 2 दिन मुझे ये समझ नहीं आती इस खबर पे हंसा जाए या रोया जाए। 34 संवाद जिनको कहा जा रहा है, ये अमवात नहीं है जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी वो करी, ये कत्ल हैं। आपकी गफलत और लापरवाही कत्ल के जुमरे में आती है, लेकिन आपने उनको टॉयलेट साफ करवा के आप समझ रहे हैं ये सज़ा दे दी है। मसलन ये इतनी मज़हका खेज खबर है, या तो ये मजाक किया गया है, इंसानी जाने गई हैं, और बेहिसी की इंतहा देखें कि डीन साहब, ये ज़रा मुलाहिजा कीजिए वीडियो, ये जनाब डीन साहब कि ये 34 लोगों की जानों के बदले में उसका कफारा ये है कि आप टॉयलेट साफ करें और आप जो है ना बिल्कुल साफ हैं। ये वैसे अजीब बात है कि मतलब तहकीकात करवाई जाए, वजह क्या है उस पर पूरी रिसर्च की जाए, कमेटी बिठाई जाए। मतलब दिस इज़ सच नॉन सीरियस थिंग कि वहाँ पर एक तरफ हॉस्पिटल जा रहे हैं और मतलब बच्चे, जो भी ख़वातीन, जो भी बूढ़े, जो भी इस अफसोसनाक वाक़े में जो है जहाँ हुए हैं सानेह में, उनकी बचाए के तहकीकात की जाए कि आखिर वजह क्या बनी, किसकी गफलत थी, वो अकाउंटेबल हो, जिसकी भी गफलत है उसको पकड़ा जाए। अच्छा, अल्टीमेटली तो इस हॉस्पिटल के जो डीन हैं वही कसूरवार करार दिए जा रहे हैं, इसीलिए उनको सजा दी गई है। नहीं, लेकिन ये सजा है, लेकिन यही बात है ना, ये सजा नहीं है। ये सजा किस चीज? 32 बच्चों की अमवात हुई हैं और उनकी अमवात का कफारा आप ये समझ रहे हैं कि डीन साहब से अगर टॉयलेट साफ करवाए जाएंगे तो ये उनकी सजा है। इसका मतलब है कि आपकी नज़र में आपके बच्चों की जानें इतनी सस्ती हैं कि आप टॉयलेट साफ़ करवाएं और आप बस उसके बाद डीन साहब के गुनाह माफ़ हैं। जो 32 बच्चे अपनी जानों से गए हैं तो उनका भी खून माफ़ हो गया है। तो भारत के अंदर वैसे तो बड़ी हमें इंसाफ और उनकी बातें सुनने को मिलती हैं, जमहूरियत की और पता नहीं क्या कुछ इंसानी हकूक़ की बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन आए रोज़ भारत में कोई ऐसा वाक़या होता है जो उनके तमाम तर दावों की कलई खोल के सामने रख देता है। आप ये देखें माइनॉरिटीज़ का भारत में क्या हाल है। बिल्कुल ये मुसलमानों को गाय के गोश्त खाने पर तो पाबंदी है ही, लेकिन क्रिश्चियन हैं, दिल्लत हैं, इन सब का जीना वहाँ पर दूभर किया हुआ है भारतीय सरकार ने। ये जो मोदी सरकार एक बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा कॉस्मेटिक सा चेहरा दुनिया को दिखाती है, लेकिन ये है वो वाक़यात जो
दिखाते हैं भारत का असल मकरू चेहरा क्या है, आपके यहाँ इंसानी जान की कीमत क्या है। आप लोगों के 32 बच्चे एक हॉस्पिटल के उनकी गफलत से जाँ बहक हुए हैं, वो मर चुके हैं। 2 दिन के अंदर 32 अमवात हुई हैं और डीन साहब को ये सज़ा देना, मेरा ख्याल जिसने भी ये सज़ा दी है ना, उसने बच्चों की जानों से ना मजाक किया, उनके पेरेंट्स के जख्मों पे नमक छिड़का। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, डीन साहब भी टॉयलेट साफ कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोग उनको पानी जो है वो कर रहे हैं, मतलब ये भी अजीब किस्म का वैसे सज़ा है। खैर एनीवेज, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस किस्म का मजाक किया गया है। लेकिन एक चीज़ तो तय, इंसानों के मुआशरे में जहाँ पर इंसानी जान की कोई कदर होती है, जहाँ पर इंसानी जान की कोई कीमत होती है ना फिजा, वहाँ पर इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। एब्सोल्युटली। वॉशरूम साफ करवा रहे हैं किस चीज़ पे कि 32 बच्चे आप लोगों के जान से गए हैं। अंदाज़ा लगाएं कि ये आपके आलम है, आपके यहाँ इंसानी जानों की, ज़िंदगी की, उनकी अहमियत का, कि 32 बच्चे जान से चले गए हैं और आप उनसे वॉशरूम साफ करवा रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कितने वैसे अजीब दुख की बात है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब ये तो स्टोरी इतनी डिस्कस्टिंग किस्म की है। खैर इसको तो छोड़े, मुझे ये बताएं, आप पेरिस गई हैं कभी? नहीं, मैं पेरिस बिल्कुल नहीं गई। आप अच्छा, एकदम अगर इरादा हो भी ना, इंडिया से आप पेरिस पर आ गए, आपने क्या वैसे इरादा हो भी तो नहीं जाना जनाब। जिनका इरादा है भी पेरिस जाने का, वो बिल्कुल कैंसिल कर दें, बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ओलंपिक गेम्स होने जा रही थी 2024 में, और आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर 2024 इज अबाउट टू कम। तो उसमें यह है कि जाहिर है पूरी दुनिया से टूरिस्ट जो है वहाँ पे जाना था। अच्छा, मुझे लगा कि ये हम जैसे गरीब मुल्कों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं, खटमल पड़ जाना। अच्छा, पेरिस जिसका तारुफ, जिसका नाम लेते ही सबसे पहले आईफल टावर जो है उसका खाका जहन में आता है। Exactly. लेकिन अब पेरिस का नाम ले तो खटमल आपको नजर आएंगी। मतलब ये पेरिस सिर्फ में गरीब मुल्कों के प्रॉब्लम्स नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ही ये मसाइल हैं। लेकिन आप देखें कि पेरिस के ना तो एयरपोर्ट्स महफूज हैं इन खटमलों से, ना आपके रेलवे स्टेशन, बसेस के अंदर लोग खड़े होकर ट्राम्स में सफर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि खटमल हर जगह दिखाई दे रहे हैं। माय गॉड, इतने बड़े बड़े खटमल। वैसे आपने वैसे खटमल कभी देखे है लाइव? पाकिस्तान में खटमल ही तो ज्यादा नजर आते हैं और होता क्या है, लेकिन इतने बड़े साइज के खटमल नहीं देखे। इतने बड़े साइज के खटमल वैसे नहीं देखे, लेकिन ये खून चूसने वाले खटमल होते हैं और ये क्विकली अपनी जो तादाद है ये दिनों में, आई मीन नॉट दिनों में, मल्टीप्लाई होते हैं विद इन आवर्स इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो ओलंपिक गेम्स की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इस पर काबू नहीं पाएंगे तो हम फिर इसको जगह को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेज़बानी फ्रांस को मिली हुई थी। और पेरिस आई थिंक सबसे रोमांटिक सिटी, आईफल टावर देखने के लिए लोग जाते हैं पेरिस। इतना ये ड्रीम कंट्री है, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वहाँ पर भी खटमल इस तरह होंगे और इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि लोग सफर इतने बड़े साइज के होंगे। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि प्योर पोल्यूशन तो होता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया जैसे किसी मुल्क में खटमल की बात की जाए ना तो समझ में आती है कि मसाइल हैं बेशुमार, गुर्बत है, हालात ऐसे हैं। लेकिन पेरिस जैसे प्रोग्रेस कंट्री में, इतने ज़्यादा डेवलप कंट्री में खटमलों की इस तरीके से बहुतायत, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, खटमल होते हैं, घरों में होते हैं, किसी के घर में होते देखते हैं गटरों के पास, लेकिन पेरिस में तो ये इस तरह यानी कि दनाते फिर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर आप देखें, आप सिनेमास के अंदर, वहाँ पे लोग, ये देखें, ये सिनेमास की फुटेज है, लोग मूवीज़ देखना उनके, ये बस स्टैंड की, रेलवे स्टेशन में आप देखें कि लोग वहाँ पर, उनके लिए बैठना अजाब हो चुका है। पेरिस और खटमल का मिलाप मुझे नज़र नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया कि पेरिस में भी इस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। और ये वजह है कि जो इंतज़ामिया है, उन्होंने ये बताया कि इन द मंथ ऑफ अगस्त, जुलाई, जब सितंबर, जब छुट्टियाँ होती हैं, तो छुट्टियों की वजह से जब बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वेकेशन के लिए आते हैं, तो ये वहाँ से उनके साथ ट्रांसफ़र होते हमारे यहाँ पर आए हैं और उसके बाद इनकी तादाद में मल्टीप्लाई। अच्छा, ये खटमल ऐसी चीज़ है, लड़कियाँ मेरे ख्याल से मौत से इतना नहीं डरती हैं जितना खटमलों से डरती हैं। खटमल से, कॉकरोच से, कॉकरोच, इनको वैसे ही देखे ना बड़ी आपको कराहत सी आती है। एग्जैक्टली, बहुत एक दिल सा ख़राब होता है। तो फिर पेरिस की इंतज़ामिया को चाहिए है कि ये खटमलों का इलाज करें। इतना बड़ा टूरिस्ट कंट्री है, रोजाना लाखों की तादाद में टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर आते हैं। अभी तो 5 लाख लोगों ने आना है ओलंपिक गेम्स के लिए जो होने जा रही हैं, वो 5 लाख की तादाद में लोगों ने वहाँ पर आना है। तो फिर इतने अगर बड़े तादाद में आपने लोगों को टेक केयर करना है, 5 लाख लोग तो नहीं आए, लेकिन 5 लाख खटमल हमें नजर आ रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो पेरिस को इस पर ज़रा देखने की ज़रूरत है। अभी खटमलों से हम आगे बढ़ते हैं। वैसे अजीब ही वैसे बात है, एक खटमल पेरिस के अंदर, अभी तक मेरे वैसे हैरान कुन बात है
मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये मसले मसाइल होते हैं, पेरिस जैसे आई मीन सिटी में वहाँ पर भी ये, लेकिन ये है कि चलें उम्मीद है पेरिस कुदरत है, तरक्की याफ्ता कुदरत है और पेरिस इस पे काबू पा भी लेगा। जरा थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि इन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज तो होते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, जरा गूगल की बात, खटमल से निकल कर गूगल पर आते हैं। क्या बात, गूगल ने एंड्रॉयड फोन्स के लिए नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनके लिए एक नया आई थिंक एंड्रॉयड जो है ये 14 है, ऑपरेटिंग OS 14 है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इसके नए फीचर्स क्या हैं, क्या कुछ हो सकता है, आपके जो कितने स्ट्रॉन्ग फीचर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, कुछ स्क्रीन लॉक के भी करवाए गए हैं, कुछ पासवर्ड लॉक के भी करवाए गए हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। गूगल की जानिब से एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। नए एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम में कस्टमाइज्ड लॉक स्क्रीन, सैटेलाइट सपोर्ट, नोटिफिकेशन फ्लैशेस और एप्स की फाइल्स तक रसाई पर ज्यादा कंट्रोल और फॉन्ट्स ज्यादा बड़े करना मुमकिन होगा। एंड्रॉयड 14 का एक बेहतरीन फीचर लॉक स्क्रीन से मुताल्लिक होगा। कस्टमाइज्ड लॉक स्क्रीन के जरिए सारिफीन क्लॉक डिजाइन और स्क्रीन कलर्स को तब्दील कर सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ कारआमद फीचर्स के शॉर्टकट्स, QR कोड स्कैनिंग, फ्लैश लाइट और दीगर को इस्तेमाल करना भी मुमकिन होगा। इसी तरह जिंदगी बचाने के लिए इमरजेंसी SOS भेजने के लिए गूगल की जानिब से एंड्रॉयड 14 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर मुतारिफ कराया जा सकता है। एंड्रॉयड 14 में बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। नोटिफिकेशन फ्लैशेस को भी बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। अगर कोई सारिफ इस फीचर का इंतखाब करेगा तो नोटिफिकेशन मौसूल होने पर फोन की टॉर्च या स्क्रीन फ्लैश करेगी। एंड्रॉयड 14 में एक नया ऑप्शन मुतारिफ कराया जा रहा है जिससे सारिफीन मखसूस एप्स की फोटोज की रसाई तक महदूद कर सकेंगे। एंड्रॉयड डिवाइसेज में बड़े फॉन्ट्स का इस्तेमाल तो काफी अरसे से हो रहा है, मगर अब इस फीचर को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। गूगल की जानिब से फॉन्ट साइज को 200% तक बढ़ाने का ऑप्शन एंड्रॉयड 14 में दिया जाएगा। एंड्रॉयड 14 में पुरानी एप्स को इंस्टॉल करने से रोका जाएगा। गूगल के मुताबिक इस फीचर का मकसद उन एप्स के इस्तेमाल से रोकना है जो एंड्रॉयड 5 या इससे पहले के ऑपरेटिंग वर्जन्स के लिए तैयार की गई थी। इस तरह फॉन्ट्स की सिक्योरिटी बेहतर होगी क्योंकि पुरानी एप्स के इस्तेमाल से प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा लाहक हो जाता है। एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि जैसे जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं वैसे वैसे बहुत सी नई सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में भी वजूद में आ रही हैं। इक़्तिदार में तो आने की बात की है, देखते हैं कि वो किस नए मंशूर के साथ आ रही हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने अपने मैनिफेस्टोज होते हैं, किस विजन के साथ ये जमातें आती हैं। इसी पर बात करने के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, आपकी भी एक नई जमात है, नई जमात एक नए विजन के साथ आती है, तो आपकी जमात का क्या मैनिफेस्टो है, किस विजन के साथ आ रही है, आगे इलेक्शंस में क्या उम्मीदें हैं आपको? रहीम, देखें बात यह है कि पहली बात तो यह कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जमात नहीं है। ये तकरीबन 35 सालों से पाकिस्तान के अंदर खिदमत खलक के हवाले से, मफाद अम्मा के हवाले से भरपूर काम कर रही है। आपको मालूम होगा कि जब 2005 में बड़े स्केल पर ज़ल्ज़ला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले और सबसे ज़्यादा काम करने वाली ऑन ग्राउंड यही जमात थी। उसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के कुछ ज़ल्ज़ले आए, सैलाब आए, अभी लेकिन सर हमारा सवाल इस लिहाज से हमने नहीं कहा है कि इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम आप लोग उतर रहे हैं ना? जी, इलेक्शन में इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के हल्का में हमारे एक कैंडिडेट शेख याकूब साहब ने इलेक्शन लड़ा और अच्छा इलेक्शन लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार हमने इसको मतलब है कि अक्रॉस द कंट्री हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हर हल्के के अंदर अपने MNAs MPs दे रहे हैं और ये जो साबका जमातों ने सब ने बारियां लगाई हुई हैं पिछले 40 साल से और जो आती है वो खजाना लूट के बर्बाद करके करप्शन को आम करके चली जाती है और इल्जाम दूसरों पर धर देते हैं। और ये जो इन्होंने पोलराइजेशन की सियासत की हुई है और उससे अवाम तंग आ गए हैं। अब आप देखें कि आटा, गंदम उगाने वाले मुल्क में आटा मुयसर नहीं है, गन्ना उगाने वालों के मुल्क में जो है चीनी मुयसर नहीं है, यहाँ पर यूटिलिटीज जो है लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं, तो इट मीन्स कि इनके पास कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं।
और ये सिर्फ आते हैं, अपनी बारियां लगाते हैं, अपने केसेस खत्म करवाते हैं और अपने मफाद पूरे करते हैं और ये बाहर जाकर प्रॉपर्टियां बनाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस सारी चीजों से सबसे पहले तो हम अखलाकियात की सियासत करना चाहते हैं, जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर अच्छा दिया प्रोफेसर साहब, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना कि ये यही कह कर आते हैं और फिर बाहर प्रॉपर्टीज बनाते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर जो बातें आप अब कर रहे हैं ना, ये जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं स्टार्ट में ये भी यही बातें करती हैं और फिर तर्ज अमल वही होता है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज बनाते हैं, आवाम की हालत वही रहती है, खुद इनकी हालत बेहतर हो जाती है। मेरा सर एज ए वोटर अगर आपसे सवाल हो, मैं आपकी पार्टी को वोट क्यों दूं? क्या ऐसा मुख्तलिफ आपकी पार्टी के अंदर है कि जो बाकी पार्टीज में मुझे नजर नहीं आता और आपकी जानिब में आऊं? देखिए, हम आप इसलिए हमें वोट दें कि इनको तो आपने देख लिया, तजर्बे कर लिया कि बार बार इनको आजमाया है और वही ये काम करते हैं। हम 35 साल से जो हमने मफाद आमा के तौर पर और उसके अलावा जो है हमने वेलफेयर के लिए हमने इतने बड़े काम किए हैं। हम सैकड़ों कॉलेजेस चला रहे हैं। इस वक्त हमने एक यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमने अपनी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। हम हजारों मदारस चला रहे हैं और हम हजारों यतीमों की कफालत कर रहे हैं और हम अर्थक्वेक के अंदर, फ्लड के अंदर हमने अरबों रुपए का काम किया है। और इससे पहले हम प्रोफेसर साहब, आपने जो खिदमात के लिए, अवामी खिदमात के लिए काम किया है, मदारिस की और इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं, विच इज़ एक्सेलेंट, ब्रिलियंट। हम आपको अप्रिशिएट भी पहले भी करते रहे, अब भी करेंगे। बट सर, एक मुल्क चलाना एक और तरीके की गेम है। आपको फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ के साथ चलना पड़ता है, ये एक और चीज़ है। पॉलिटिक्स और चीज़ है, वेलफेयर का काम और चीज़ है। तो ये किस तरह से करेंगे? एक नया तजुर्बे के लिए आप आ रहे हैं इसमें? हमने तो पहले एक PTI का तजुर्बा देख लिया है, उन्होंने आके क्या किया। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम तवानाई के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होगी, इस पर बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थिंक टैंक बैठकर प्रॉपर काम हो रहा है। हमारी खुराक फूड के ऊपर क्या होगा, वजारत खारजा में क्या होगा, वजारत दाखिला के हवाले से क्या होगा, सारे शोबों के ऊपर प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो रहा है। और हम क्योंकि अमली लोग हैं, हम अमली पहले से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। इनसे हजार लाख गुना इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से रहमत है कि हम पहले से इनसे बहुत बेहतर काम करेंगे। इसलिए कि हम खुद अवाम हैं, हम खुद गरीब लोग हैं, हम तो पिस गए हैं। और ये कितने के तजर्बाकार थे। देखो ना, इमरान खान को लाने के लिए क्या कुछ हुआ, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद ये 13 पार्टियां इकट्ठी मिल गई, सारे तजर्बाकार। अगर ये इनके तजर्बे थे तो मेरे ख्याल में इनकी निस्बत हम लोग जो आएंगे, जिनको बिना तजर्बाकार कहते हैं, और हम खौफ खुदा रख कर जब आप हुक्मरानी और सियासत करते हैं तो अल्लाह ताला उसके आपको अच्छे नताइज निकालता है। और कुरान मजीद में आता है, वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब अल्लाह से डर कर, ईमान लाकर हुक्मरानी की जाती है तो अल्लाह ताला आसमान और जमीन के खजाने खोल देते हैं। लिहाजा हम इस बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला सियासत करेंगे जो अखलाकी होगी और इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। दो कौमी नजरिए के ऊपर हम खड़े हैं। ये लोग दो कौमी नजरिया भूल चुके हैं, अपने अपने मफादात। लेकिन हफीजुल्लाह साहब, आपने जिन सर खिदमात की पहले बात की है कि हमने ये वेलफेयर के काम किए हैं, सर वेलफेयर के काम की अगर करने की बात करें, अगर इसी बेस पे वोट पड़े तो फिर तो अब्दुल सत्तार ईधी साहब की जो ईधी फाउंडेशन है उससे ज़्यादा बढ़कर तो कोई पार्टी नहीं है, या खिदमत है या अखुवत है, बाकी पार्टीज़ हैं। सर इलेक्शन के, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। फ़र्ज़ करें अब ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होते हैं, तो हफीजुल्लाह साहब आपके पास तो मेरे ख्याल से इतने उम्मीदवार ही नहीं हैं कि जो हर हलके में खड़े हो सकें, और अगर हैं भी तो सर ये बताइएगा आपकी तरफ से PM के लिए डेजिग्नेटेड कौन होगा, किस तरह लीड करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? देखें, ये जो हम समझते हैं ना कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, वो जो 500-700 लोग जो हैं वो परिंदे मौसमी इधर से उड़कर उधर चले जाते हैं, उधर से उड़कर उस जमात में चले जाते हैं, हम समझते हैं यही वो कैंडिडेट्स हैं और यही बिगन्स हैं। हम इनके अलावा लोग जो है खड़े कर रहे हैं जो दयानतदार हैं, अमानतदार हैं, पढ़े लिखे हैं और इंशाल्लाह इल्म वाले लोग हैं। हम वो लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। हम पाकिस्तान के हर हल्के के अंदर बंदे ला चुके हैं, बंदे आ गए हैं। अब आपने देखा पिछले दिनों हमारी तकवीर कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान में हुई। कोई जमात जो है, बज़ाहिर तो हम छोटी जमात लोग समझते हैं ना, कितनी बड़ा वो मुनज़्ज़म जो है वो इज्तिमा था। एक घास का मैं समझता हूँ कि एक पत्ता भी वहां पर दरख्त का नहीं टूटा, एक लाइट भी वहां पर नहीं टूटी। लाखों लोग आए और लाखों लोग पुरअमन तरीके से चले गए। लोग इसके मुतबादल हम लेकर आ रहे हैं। इन 1000 लोगों की हमें जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे यूज्ड कॉटेज हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। लिहाजा इंशाअल्लाह हम जो ये जो सियासत है ये अलग एक साइंस है, उस साइंस पर बिल्कुल हम भरपूर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम हल्का जात के अंदर
एनएस के ऊपर, पीपीएस के ऊपर इंशाल्लाह अफराद को लाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे। अगर कामयाबी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी मिली तब भी हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सियासत करके इंशाल्लाह साबित करेंगे, काम को जारी रखेंगे। रियली होप सो कि आपको बेहतरी लाए भी, क्योंकि कौन नहीं चाहता पाकिस्तान बेहतर हो। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन नई सियासी जमातों को तजुर्बा नहीं होता, और हमने पहले रिसेंटली अभी एक जमात का देख लिया कि उन्होंने क्या एक तजुर्बा और से वैसे भी ये मुल्क माशाल्लाह तजुर्बों की बुनियाद पे चल रहा है। हालात तजुर्बाकारों को भी हमने देख लिए 16 माह में उन्होंने क्या किया है, इनका भी तजुर्बा करके देख लेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, एक चीज़ तो तय हो चुकी है। पहले कहा जाता था कि जो है ना, मर्द जो होता है, कुछ मैदान ऐसे होते हैं, खेल के मैदान मर्दों की वजह से आबाद हैं, लेकिन हमारी जो फीमेल्स हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उन्होंने बताया कि खेल की रौनक भी उन्हीं के दम से है। खेल के मैदानों को आबाद करना और खेल के मैदानों को फ़तह करना भी ख़वातीन ने हमें बता दिया है कि वो इसमें भी इजीली अपने आप को अपना लोहा मनवा सकती हैं। और अभी जो सऊदी अरब में फ़ुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, तो उसमें भी गो के हमारी टीम ने, हमारी पाकिस्तानी टीम ने 5th पोजीशन हासिल की है। लेकिन इसके बावजूद फिजा आप ये देखें कि फ़ुटबॉल के इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपने आप को मनवाना असल चीज़ ये है। फीफा वर्ल्ड कप जब होने जा रहा था तो पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई तक उसमें नहीं हुई थी, क्योंकि किसी की स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेल जो खेला जाता है दैट इज़ फुटबॉल, लेकिन हमारे यहाँ पर क्रिकेट का रुझान बहुत ज़्यादा है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन पूरी दुनिया में अगर ये खेल इतना ज़्यादा खेला जाता है, सराहा जाता है, तो फिर पाकिस्तान में भी इस खेल पर तवज्जो दी जानी चाहिए है। लेकिन इन लड़कियों ने सऊदी अरब में जो टूर्नामेंट हुआ है, अपने बलबूते पर ये 5th पोजीशन हासिल की है, और क्या जमकर खेली है और क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऐसी ही एक शानदार प्लेयर जो कि नेशनल वुमेन फुटबॉलर है कायनात बुखारी, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कायनात, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह हमने आपको बुला लिया। अभी 2 दिन पहले ही हमें ये कायनात बता रही थी कि अभी सऊदी अरब से आई है, अभी तो थकावट ख़त्म नहीं होगी। तो कैसी थी एक्साइटमेंट, कैसा रहा आपका टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, टूर्नामेंट बहुत अच्छा गुजरा। वी हैड अ लाइफ एक्सपीरियंस। टूर्नामेंट जीते नहीं है, लेकिन जो जिस मैच हम जीते हैं वो माशाल्लाह से हम बहुत अच्छा होकर जीते हैं, टॉप रैंक टीम से जीते हैं। सो आई एम लुकिंग बैक टू रियली गुड टाइम। अच्छा कायनात, ये बताइएगा कि व्हाट यू थिंक पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है? अगर थोड़ी सी इस पे ज़रा अटेंशन दी जाए, आप समझती हैं कि हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं? जैसे सऊदी अरब में आप लोगों ने मनवाया, 5th पोजीशन पे आप लोग आए, तो आप समझती हैं कि इतना पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तान में? जी डेफिनेटली है। अब मेरा 2nd कैंप हो गया मेरा। मैं नेदरलैंड्स में फुटबॉल खेलती हूँ, बेस्ड हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेरा 2nd कैंप हुआ है और माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छा टैलेंट देखा है लड़कियों में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इधर डोमेस्टिक फुटबॉल भी नहीं है, देयर इज नो फुटबॉल लीग और कंपटीशन गोइंग ऑन, लाइक सिटी क्लब्स में कोई मैचेस नहीं होती वुमेन फुटबॉल में। तो उसके अलावा फुटबॉल में ऐसे प्रेजेंट करना नेशनल टीम को, ऐसे जो लोकल प्लेयर कर रही है, इट्स फिनोमिनल कि इतनी टॉप रैंक्स टीम से जीत रही है। अब बहुत लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता, लेकिन अब पता चल रहा है लोगों को कि माशाल्लाह से ये टीम जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके पास एक लीग नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा प्रेजेंट कर रही है। ये बहुत कायनात, शेयर योर जर्नी विद अस कि कब आपने ये शुरू किया और कैसे सऊदी अरब तक इस बड़े टूर्नामेंट का आप हिस्सा बनी? कब से आपको ये शौक था? तो बचपन से मेरा शौक है फुटबॉल का। मैं नेदरलैंड से पैदा हुई हूँ, तो वहाँ पे फुटबॉल बहुत एक बड़ी चीज़ है। लाइक जैसे आप कह रही थे, अभी दुनिया में सबसे बड़ी स्पोर्ट फुटबॉल ही है, तो नेदरलैंड्स में भी बहुत बड़ा स्पोर्ट है, तो वहाँ से मैं पैदा हुई हूँ और वहाँ पे फुटबॉल मेरे हॉबी था। तो ऐसे मैं स्काउट हुई थी क्लब्स में, तो उनके पाकिस्तान की भी आई में आई थी PFF के। तो ऐसे मुझे मैसेज मिला था कि इफ़ यू लाइक टू कम टू पाकिस्तान ट्रेन अलोंग एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन स्टे विद अस। सो ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो लास्ट ईयर दैट इज सो नाइस। तो आपने पाकिस्तान को चूज़ किया? मैंने पाकिस्तान को चूज़ किया। हाउ स्वीट ऑफ यू। तो ये बताइए कि अभी आगे क्या प्लान है, क्योंकि आपने बताया कि अभी सिटी लेवल पर या लीग कुछ इस तरह से है नहीं है, तो अब उसके बाद जब आप लोग इतना पूरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करके लोहा मनवा कर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद बाकी पाकिस्तान की तरफ से या फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कोई कांटेक्ट किया गया हो या आपको ऑफिशियली टीम बना दी गई हो सम अप करने के लिए, रिसोर्सेज दिए गए हैं, कुछ इस तरह से हुआ है? अभी ये प्रोसेस में है। अब ज़्यादातर फुटबॉल बहुत न्यू है, क्योंकि बहुत लंबा देर बैन हुआ था पाकिस्तान फुटबॉल टीम की वुमेन्स टीम में। तो अभी जो मैचेस हो रहे हैं, कैंप्स हो रहे हैं, ये काफ़ी न्यू है हमारे लिए। टीम भी काफ़ी न्यू है, यंग है। तो जो प्रोजेक्ट जो अभी स्टार्ट होंगे वो इंशाल्लाह न्यू प्रोजेक्ट्स हैं। तो ज़्यादातर जो लीग आएगा इंशाल्लाह इट्स इन प्रोसेस, बट इंशाल्लाह वो हैपन सून। दैट्स द बिगेस्ट गोल फॉर द लोकल प्लेयर्स
to have a domestic league inshallah. So that's कायनात, ये बताएं कि आप तो नीदरलैंड में भी थी, वहाँ पे भी आपने देखा और यहाँ पर आप कोचिंग के लिए आई थी. नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम. फ्यूचर क्या देख रही है फुटबॉल का पाकिस्तान में? इंशाल्लाह, जैसे मैं अभी कही थी, मेरा हवाई सी ये सबसे बड़ा गोल है कि एक डोमेस्टिक फुटबॉल लीग आए, लाइक एक कंपटीशन आए लड़कियों के लिए, जो सतह पे सीनियर वुमेंस टीम्स लोकल जैसे कराची की, लाहौर की, जो भी बड़ी बिग सिटीज़ है, उनकी एक टीम आए और वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करे, ताकि एक दूसरे की ट्रेनिंग होए. ऐसे हमारे लिए एक वीकली फुटबॉल मैचेस हो, ताकि ये लड़कियां को भी एक पोडियम मिले ग्रो करने के लिए और मैचेस खेलने के लिए. एब्सोल्युटली, हाँ, तो ताकि वो एक रिदम में तो आए ना, परफॉर्मेंस भी उससे बेहतर होती है. सो मुश्किल नहीं है लड़की होकर फील्ड में लड़कों की तरह भागना, ट्रेनिंग, वर्कआउट्स, फिर आपको इंजरीज भी हो जाती हैं और आपको लेग स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है फुटबॉल को किक करने के लिए. जी, तो isn't that tough? It is tough, लेकिन मैं आधी हूँ. वैसे नेदरलैंड्स में भी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन PFF जैसे हमारी पाकिस्तान नेशनल टीम की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड थी. ये नहीं है कि ईजी. हमारी सुबह होती ट्रेनिंग सुबह के 6 बजे और इवनिंग में भी. So every day we trained, we took an ice bath. It was not easy, like it was actually a tough training. और I was really impressed to see how they work. And जी, लेकिन मैं उससे पहले भी आदी थी. नेदरलैंड्स में भी हमारी ट्रेनिंग होती थी, मैचेस होते थे. So it's पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फुटबॉल के हवाले से ये एक समझा जाता है कि ये सिर्फ मेल्स की गेम है और मेल्स ही इसको ज़्यादा लाइक करते हैं. तो फीमेल्स का इंटरेस्ट आपको कितना ज़्यादा डेवलप लगा फुटबॉल का? इट्स ग्रोइंग, क्योंकि जैसे मैं भी कही थी, नेदरलैंड्स में काफ़ी नॉर्मल है कि वुमेंस फुटबॉल और मेंस फुटबॉल में इतना फ़र्क नहीं है अब. पाकिस्तान में ऑब्वियसली है, ये कोई सीक्रेट नहीं है. तो अभी रास्ता है जाने जैसे चेंज के लिए. वी आर नॉट देयर येट टू हैव इट लाइक कंपेयर टू ईच अदर, क्योंकि men are dominating here in sports, but the women's are on their way. Even the cricket team, the women team, लेकिन फुटबॉल टीम भी माशाल्लाह से बहुत ग्रो हो रही है. तो कीप इट इन आई. जिस तरह आप यहाँ पर कोचिंग के लिए आई हैं, तो क्या है आपके माइंड में एक वो मैप बना होता है कि आपकी सर्विसेज यहाँ पर होंगी, तो फुटबॉल को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए क्या होना चाहिए? जिस तरह आपने कहा कि डोमेस्टिक लेवल पर कोई चीज़ ही नहीं है ऐसी ग्राउंड पे, तो आप समझती हैं कैसे हम बेहतर कर सकते हैं फुटबॉल को पाकिस्तान में, स्पेशली फॉर फीमेल्स? We need actually like financial support to actually practice this project. Obviously हमको सही support चाहिए गवर्नमेंट से भी, so we can like actually put up fields, pitches, coaches को बुलाएं, so we can actually put something up. So just like I said, चीज़ें process में है और yeah, we need the right support from the right people. तो जो लड़कियां अभी आपको देख रही हैं जो फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स तो कोई ना कोई इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगी? क्योंकि सोसाइटी बैरियर को तोड़कर आगे आना और फिर आपको टी शर्ट ट्राउज़र पहनकर खेलना पड़ता है फील्ड में उसमें लाखों लोगों के सामने. सो उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि इफ़ यू आर सो मच इनटू दैट गेम दैट यू शुड कम फॉरवर्ड? I think you should always believe in yourself. We are an example, we are now role models and we're showing how it can be done. So उन लड़कियों के लिए मैसेज है to never give up and keep following us and hopefully convince maybe their parents, because I know that's a barrier. अपने parents को convince करना कि dad, mom, I can play, can I go in a club? इंशाल्लाह कि ऐसे environment आए कि वो उनके लिए safe जगह हो कि वो पूछें कि वो clubs में जाएं, फुटबॉल खेलें. So I would say to them to never give up and keep watching us and hopefully make the step to choose what's best for them. कायनात, फुटबॉल में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हर चीज़ कोई ना किसी के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है, तो इन फुटबॉल आपकी इंस्पिरेशन कौन है? तो पाकिस्तान में मेरी इंस्पिरेशन होगी ऑफ कोर्स आवर कैप्टन मारिया खान के भी आ रही है क्लिप भी. वो हमारी कैप्टन है, वो अब सऊदी में साइन किया सऊदी क्लब में. सो शी इज़ डूइंग रियली वेल. पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए बहुत एक बड़ा स्टेप है ये, क्योंकि पहली प्लेयर है जो इंटरनेशनली साइन किया है इसी क्लब में. सो शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल पाकिस्तानी गर्ल्स. शी इज़ अ ट्रू वॉकिंग रोल मॉडल इन आवर टीम. सो वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी रोल मॉडल है. लेकिन नेदरलैंड्स में भी माशाल्लाह से वो अच्छी प्लेयर्स हैं, तो उनको भी वेलकम करती हूँ. सो रियली होप सो कि आगे आगे आने वाले टाइम पे बुखारी साहब मलिका नूर के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं उनके साथ? बहुत अच्छी है, वो हमारी वाइस कैप्टन है. माशाल्लाह से बहुत नाइस प्लेयर है और एक बहुत जैसे सीनियर प्लेयर है, काफ़ी सालों से खेली है नेशनल टीम के साथ. सो शी इज़ एन अमेजिंग रोल मॉडल. सॉरी इसको भी नहीं मैंने अभी तारुफ किया, लेकिन वो भी माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है. चलें कायनात, फुटबॉल की तो बहुत सी बातें हो गई, ये बताएं कि पाकिस्तान, हाउ यू फाउंड पाकिस्तान, किस तरह का है खानों के लिहाज से,
कल्चर के लिहाज से और स्पेशली यहाँ की जो टूरिज्म है, एनवायरनमेंट के लिहाज से? डिफरेंस बिटवीन नीदरलैंड्स एंड पाकिस्तान। सो इट्स नॉट इन कंपैरिजन, मैं इसको कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि दो दुनिया है वैसे। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों पाकिस्तानी है। So we live in Lahore, so we have tried the best food ever. फैसिनेट क्या चीज़ करती है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आपको? यहाँ की फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट? आई थिंक एक मिक्सचर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इनका एनवायरनमेंट अच्छा लगता है क्योंकि लोग बहुत फ्रेंडली है और आई लाइक द फूड हियर ऑफ कोर्स एंड लाइक इस कंट्री की पूरी एनवायरनमेंट माशाल्लाह से इट्स वार्म फीलिंग आती है इसे। अच्छा, दुनिया में ना अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में शायद ख़वातीन के लिए बड़े इश्यूज़ हैं, ख़वातीन को उस तरह फ्रीली मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं है। आप तो माशाल्लाह फ़ुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान में और आप बाहर से यहाँ पर आके चीज़ों को देखी हैं, आपने इस हवाले से पाकिस्तानी लोगों को कैसा पाया? वैसे कमेंट्स आती रहती है लाइक फ्रॉम दोज मैन एंड दोज पीपल, लेकिन वी डोंट माइंड दैट बिकॉज हमको पता है जो हम कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम किसी का हार्म नहीं कर रहे। वी आर जस्ट फॉलोइंग आवर स्पोर्ट्स, आवर ड्रीम्स। सो इस चीज़ को माशाल्लाह से प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, यू नो वी आर रिप्रेजेंटिंग अ इस्लामिक कंट्री इन इस्लामिक वे एंड वी आर प्लेइंग आवर स्पोर्ट। सो yeah, I would say to them, I wouldn't even pay attention to them to be honest. मैं comments नहीं पढ़ती वैसे social media पे भी, we're just doing our jobs and that's what needs to be done. Yeah, absolutely. बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। हेड्स ऑफ टू यू, जिस तरह आप पाकिस्तान में प्रमोट कर रही हैं फुटबॉल को। अल्लाह करे कि एक टाइम ऐसा हमारी पाकिस्तान की टीम नंबर 1 हो और फीफा में भी हम लोग टेक पार्ट करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कायनात आपका। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है एशिया तरक्याती बैंक की जानिब से। सबसे पहले तो रिकमेंडेशंस में ये कहा गया है कि उन तमाम लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाए जिनकी मंथली इनकम जो है वो 50,000 है या उससे ज़्यादा है। 35% की शरह से जो है वो उस पर टैक्स, कुछ स्लैब्स बनाई जाएंगी और टैक्स दिया जाए। दूसरा ये कहा गया है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके अंदर जो मौजूद रकम है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। दूसरा रिकमेंडेशंस में ये कहा गया है कि जो विफाक है, जो बजट सूबों को दे दिया गया है उसके अंदर से विफाक इस्तेमाल ना करे। कुछ इस किस्म की रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं जो कि बहुत अलार्मिंग है क्योंकि बैंक के अंदर एक और चीज़ है कि जो मुल्क में जो बैंक डिपॉजिट है वो 26 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है। 26 ट्रिलियन। और ये भी कहा जा रहा है कि बल्कि जिनकी इनकम जो है वो 50,000 रुपए से कम है उन पे भी टैक्स लगना चाहिए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे सर? बड़ी अजीबोगरीब बातें, खबरें सुनने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर ये जो हमारे बैंक डिपॉजिट हैं जो कि 26 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, मुल्क के लिए ये फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह हैं? इसके इकोनॉमी पर क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, हमारे जो अभी डिपॉजिट जैसे आपने कहा 26,800 अरब तक हो चुके हैं, लेकिन जीडीपी के तनासुब से इनको बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि चूँकि कैश इकनॉमी है तो करेंसी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। कोई 9,000 अरब रुपया मनी सर्कुलेट कर रहा है, जबकि 3 साल पहले वो 6,000 अरब था। इसका मतलब ये है कि लोग क्योंकि नहीं देना चाहते, काला धन है, चोरी का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, तो वो करेंसी को रखते हैं, बैंक में जमा नहीं कराते। ये मईशत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ बचतों की शरह इंतहाई कम है और गिर रही है। कुछ साल पहले ये 20% हुआ करती थी, अब ये 12% पर आ गई है। तो ये तो बहुत संगीन सूरत हाल है कि बैंक्स डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने में कामयाब नहीं हुए और हुकूमत ने जो स्टेट बैंक ने जो पॉलिसियाँ बनाई उसमें लोग जो है वो कैश डीलिंग करने में प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये मईशत के लिए नुकसानदेह है। डिपॉजिट्स को बढ़ना चाहिए, पर्टिकुलरली जब हमारे इतनी रेमिटेंसेज आती हैं 27 अरब, वो भी पैसा आता है, तो ये सूरत हाल बैंकों की कमज़ोरी को जाहिर करता है कि वो डिपॉजिट लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे जैसे कि माजी में लिया करते। तो सर, अब ये कितना अलार्मिंग है जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर बैंक दिवालिया होते हैं
तो जो अकाउंट होल्डर्स हैं तो फिर उनकी जो अमाउंट्स हैं वो सेफ़ नहीं होती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता है। ये ज़रा समझाइएगा सर, इसका क्या मतलब है कि जिनके 5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट्स बैंक में पड़े हैं वो ज़ब्त हो जाते हैं, लोग नहीं निकलवा सकेंगे? ये ज़रा सर हमारे व्यूवर्स को क्लियर कीजिएगा प्लीज़। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं, मैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट बैंकर्स में मेरा शुमार है। बिल्कुल। और मैंने यूरोप में बहुत ज़्यादा बैंकिंग की है, मिडिल ईस्ट में। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बैंकों में लोगों के जो डिपॉजिट हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। पाकिस्तान का बैंकारी का निज़ाम बहुत मजबूत है और किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। माजी में अगर कभी बैंक फेल भी हुए हैं तो हुकूमत और स्टेट बैंक ने इसको 100% यकीनी बनाया है कि किसी को एक पैसे का भी नुकसान ना हो। आज की सूरत हाल ये है, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि 29 तजारती बैंक हैं, उनमें से 28 बैंक जो हैं बहुत उम्दा हालत में हैं। सिर्फ एक छोटा सा बैंक जो बहुत छोटा बैंक है वो कई साल से मुश्किलात में शिकार है, पता नहीं क्यों स्टेट बैंक उसको डील दे रहा है। उस एक छोटे से बैंक के अलावा हमारे जो बैंक्स हैं वो बहुत ही मजबूत बुनियादों पर। चलो, ये तो अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दिया, वरना ये गैर यकीनी की सूरत हाल में तो लोगों ने मजीद डिपॉजिट निकलवाना शुरू कर देना था, अनसर्टेनिटी आनी थी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया। ये भी बताएं कि अभी ये जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कह रहा है कि 50,000 या उससे भी जो कम है जिनकी मंथली वेज है उन पर भी टैक्स लगाया जाए, तो ये किस तरह मैनेज होगा? इतनी महंगाई में अब तो 50,000 क्या लाख में गुजारा करना मुश्किल है, तो जो बेचारे 50,000 ले रहे हैं उन पर भी अब टैक्स लगेगा? नहीं, मैं अगर आप इजाजत दें, चूंकि आपने बताया मार्केट में पैनिक है, तो मैं 1-2 जुमले आपको बता दूं कि मार्केट में घबराहट हो गई है। मैंने कल ये कहा था कि ये बहुत मजबूत है और स्टेट बैंक के गवर्नर की ये जिम्मेदारी थी कि रात को एक प्रेस रिलीज दे के ये क्लैरिफाई कर देते। मुमकिन है कि जो डिप्टी गवर्नर का जो बयान था उसके अल्फाजों का चुनाव गलत था, गलत इंप्रेशन हो गया, तो गवर्नर की ये जिम्मेदारी थी कि रात को कल एक प्रेस रिलीज शुरू कर देते और उसमें सिर्फ ये बताते कि भाई देखो 26,800 अरब के तो डिपॉजिट जरूर हैं, मगर ये था कि हमारे जो है 21,000 अरब रुपए तो लोगों ने बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट पैसा है और उनका तकरीबन 2300 अरब रुपए उनका कैपिटल है। तो ये तो बिल्कुल महफूज है, ये उनको कहना चाहिए था। ये मैं फिगर इसलिए दे कि मार्केट में जो पैनिक है वो खत्म हो। अब आपके सवाल की तरफ मैं आना चाहता हूँ और वो ये है कि ये क्या आलमी बैंक ये चाहता है, क्या शायद अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान में जो बुहरान है सियासी और माशी बुहरान ये सिविल वार में कन्वर्ट हो जाए? हाँ। यानी एक तरफ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कहती है कि अमीरों से टैक्स लें और गरीबों को रिलीफ दें। हाँ, अब 50,000 रुपए जिसकी तनख्वाह है वो तो अपने बच्चों को 3-4 हैं बच्चे घर में, उनको इलाज मुआवजा नहीं करा सकता, उनको पेट भर के खाना नहीं खिला सकता, उनको सरकारी स्कूल जहाँ मुफ्त तालीम है वहाँ से वापस ला रहा है कि भाई तुम जाके चाइल्ड लेबर करो। तो ऐसी बातें करना, हम पाबंद नहीं है उसके, हम रिजेक्ट कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कहने से हो जाएगा, लेकिन उनके कहने से हमें ये अकल आनी चाहिए कि हम अपना घर ठीक करें। अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, हमने अगर घर ठीक नहीं किया तो आगे चल के मुश्किलात पर मुश्किलात आती चली जाएंगी। ये उनका बिल्कुल अहमकाना और जालमाना मशवरा है और मुझे 100% उम्मीद है कि हमारी हुकूमत उसको रद्द कर देगी। हम पाबंद नहीं है उसके, IMF के प्रोग्राम में है, IMF की शराइत हमने तय की है, उसमें ये ऐसी चीज शामिल नहीं है। लेकिन अगर हमने आज एहतियात नहीं की तो आगे चल के सर हो सकता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने ये जो एक दिया है, हो आई मीन लेट्स गिव इट अ थॉट कि ये जहन बनाने के लिए हो सकता है IMF आगे ये किस्त भी डाल दे, ये शर्त भी आयद कर दे कि आप 50,000 के जो सैलरी वाले लोग हैं उनको भी टैक्स नेट में लेकर आएँ। तो फिर किस तरह से ये गवर्नमेंट क्या करेगी? और जैसे हम चुप करके बाकी तमाम शर्तें मानने हैं फिर ये भी मान लेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बता दूं कि आपके इल्म में है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने 2 दफ़े कहा है और ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ है, हम पाकिस्तान से ये कहते हैं कि मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को रिलीफ दें। गरीबों को रिलीफ तो बार बार कह रही है, तो IMF अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। दूसरा ये कि IMF जो है वर्ल्ड बैंक का ज़हनी इरादा नहीं है, इदारा नहीं है। लेकिन जो मैं वार्न कर रहा हूँ, जो आप उनकी बात में भी हिडन है, वो ये है कि अगर इस्तेमाली ताकतों ने पाकिस्तान को गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है और हमारी मईशत कमज़ोर रही, तो ये तो नहीं, मगर दूसरे ऐसे जालिमाना सर फिर ताजरों को लेकर आए ना, उनको, दुकानदारों को, ताजरों को, उनको टैक्स नेट में लाते नहीं है। पाकिस्तान टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहा है
क्योंकि ताकतवर तबकों को से टैक्स लेना नहीं चाहते, ना वफाक चाहती है, ना सूबे चाहते हैं, ना माजी की हुकूमतें चाहती थी, ना फौजी हुकूमत चाहती है, ना निकी है, और ना अगली हुकूमत चाहेगी। ये जो अशराफिया की मईशत है, और आवाम को हम ये बताने में नाकाम रहे हैं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। हर आदमी 17% GST दे रहा है, वो भिखारी भी दे, बेचारा जो फुटपाथ पर है वो भी टैक्स दे रहा है, और जो जिनके पास दौलत के अंबार हैं वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, और वो निगरां हुकूमत भी टैक्स चोरों की मदद कर रही है और कानून से इनहराफ करके उन पर हाथ नहीं डाल रही। हालांकि मुझे पता है कि 4100 अरब रुपया अगर निगरां हुकूमत चाहे तो कानून पर अमल दरामद करके चोरों से ये वसूल कर सकती है। उनके पास काफ़ी तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन अशराफिया की मईशत है, तो आवाम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। सिर्फ बीवी बच्चों को मारते हैं, खुदकशियाँ करते हैं, बच्चों को समंदर में फेंक देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं। उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके पास जो ताकत है सिर्फ जिंदाबाद लगाने के नारे के लिए नहीं है। वो आपके चैनल के बाहर आएँ और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें कि जी आप चोरों से टैक्स क्यों नहीं लेते। अगर आप उसको दिखाएंगे तो दबाव बढ़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा निज़ाम जालिमाना का निज़ाम है। मैंने पहले भी कहा था कि कुफ्र का निज़ाम भारत में चल रहा है। हमारा जो है अदल जुल्म का निज़ाम है, ये नहीं चला करता। इससे नुकसानात होंगे मईशत को भी, आवाम को भी, पाकिस्तान की सलामती को भी, पाकिस्तान के इदारों को भी, ये बहुत हमारे जौहरी प्रोग्राम को भी। लेकिन सर एक और मसला जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की राह में रुकावट है वो सर ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये जो एक अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि लास्ट वीक के जनवरी में इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी तक लोगों में अनसर्टेनिटी है। हमारे पॉलिटिशियंस के बयानात हैं, उससे भी यही लग रहा है कि इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर पॉलिटिकल सिस्टम सर हमारा डीरेल होगा और यही निगरान सेटअप चलेगा आगे, तो सर इससे भी तो इकोनॉमी पर इसके बुरे असरात ही मुरतब होंगे। हर आने वाले दिन के साथ अगर ये एक्सटेंड करते हैं निगरान, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को सख्त नुकसान होगा। क्योंकि 2014 आपने IMF के पास जाना है, और ये सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जब अगर 1980 से आज तक आपकी ग्रोथ रेट भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम है, तो क्या बीच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब रही थी तो कौन सी बेहतर थी? ये ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन असल चीज़ वो है कि आपका एक जालिमाना निज़ाम है हमारे साथ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने से सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर वो हो भी जाए और ये निज़ाम बरकरार रहता है, इलेक्शन हो भी जाए, तो इलेक्शन तो नफरत की बुनियाद पर होगा, इलेक्शन तो इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर होगा। ये थोड़ी होगा कि पेट्रोल के नर्फ कम करने, बिजली के नर्फ कम करने, तालीम का बजट बढ़ाना है, सेहत का बजट बढ़ाना है, GST कम करना है। ये तो कोई भी नहीं कह रहा, ना करेंगे। तो हमें कोई इतनी ज़्यादा, मैं ये मानता हूँ इलेक्शन में ताख़ीर से पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन इलेक्शन बाद जो हुकूमत आएगी तो आवाम पर फिर भी कुछ ले जाएंगे। फौजी हुकूमतों के दौर में भी कहे, आज भी निगरां हुकूमत आज भी चोरों की मदद कर रही है। हमारा निज़ाम जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो और कम से कम इंसाफ का निज़ाम तो लेके आएँ, जो कि गैर इस्लामी मुल्कों में, जो कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है, वो टैक्सों का निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है। हम तो पेट्रोलियम पता लेते चले जा रहे हैं, और जो आदमी टैक्स देता है, तनख्वाहदार और दूसरे लोग, उनको उसके बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। वो तो सब खा पी के बराबर करते हैं। खा पी के क्या, वही लोग तो जाके फिर अपने बच्चों को दरिया में फेंकते हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे सकते, वहाँ वो बिजली का बिल नहीं दे सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई अच्छी लाइफस्टाइल, कोई अच्छा खाना। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। जिस मुल्क के अंदर सर्दियों में गैस नहीं है, गर्मियों में बिजली नहीं है, पानी का पता कोई नहीं है, जिस मुल्क के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर हम कैसे जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं? फिर तो गवर्नमेंट्स आए, चेंज हो, जो मर्जी हो, जब आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, एक मयारी लाइफ नहीं है आपके पास। मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, शायद अफ्रीका के किसी अंदर जो मुल्क हैं छोटे, नाइजीरिया टाइप, उनमें शायद हमसे बेहतर हालात हों। ये शायद तरह हटा दीजिए, मैंने उनके आदाद व शुमार देखे हैं बहुत से मुल्कों के, वो हमसे बहुत से लिहाज से बेहतर है, बहुत बेहतर है हमसे। अफ्रीका के वो गरीब मुल्क जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये था कि आवाम को भी तो कोई जिम्मेदारी है। आपके और मेरे रोने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 50-100 आदमी आपके चैनल के बाहर आ जाएं, हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा करें, आप उनका इंटरव्यू लें, फिर प्रेस क्लब में जाएं। आवाम को चाहिए कि बच्चों को मारपीट करके और समंदर में फेंकने के बजाय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, सड़कों पर ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बगैर कि ये नहीं चलेगा, हम नहीं आएंगे इलेक्शन में वोट डालने। पहले आप ये कानून बनाएं, कि इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आई
वो पाबंद होगी कि जीएसटी को कम करे, वो पाबंद होगी कि पेट्रोल का नर्ख कम करे, वो पाबंद होगी मालदार लोगों से टैक्स ले, वो पाबंद होगी कि मईशत को दस्तावेजी बनाए, वो पाबंद होगी कि सेहत का बजट बढ़ाए, वो पाबंद होगी कि तरक्याती अखराजात का बजट बढ़ाए। डॉक्टर साहब किस कौम की बात कर रहे हैं जो एक कीमे वाले नान के ऊपर वोट दे देती है? उस कौम से हम ये एक्सपेक्ट करें? नहीं तो फिर तो खुदकशी कर लीजिए, फिर तो देखिए ना, अब ये कुदरत का जो अल्लाह नहीं सर, अब तो बात कीमे वाले नान से निकलकर होंडा 125 तक पहुंच चुकी है डॉक्टर साहब। यही है, आवाम को इन्हीं चक्रों में उलझा कर फिसला कर वोट के हवाले से पॉलिटिकल अवेयरनेस की ये हालत है कि हमें ये पता है कि हमारे इलाके का अच्छा डॉक्टर कौन सा है, अच्छा टीचर कौन सा है, अच्छा मैकेनिक कौन सा है, लेकिन ये नहीं पता कि हमने वोट किसको देना है और उसकी जो फिर बाद में मसाइल हैं वो आप और मैं फेस कर रहे हैं। सर ये बता दें, सियासतदानों को तो छोड़ें, अब ये गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर साहिबा का भी आपने देखा था, उनकी एक बड़ी नॉन सीरियस सी एक स्टेटमेंट सामने आई थी, उसके बाद फिर मार्केट जिस तरह क्रैश हुई, और फिर अभी जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने ये जो स्टेटमेंट दी है कि रकम उनकी महफूज नहीं है 5 लाख से ऊपर की, अगर ये हालात ऐसे होते हैं तो सर ये गैर संजीदगी भी तो बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा करती है ना। कम से कम बयानात तो संजीदा दें जिससे मार्केट में अनरेस्ट ना फैले। देखिए मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि उनके अल्फाज का चुनाव गलत था। अब पहले तो कभी जो है 100% डिपॉजिट जो थे उस पर इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो गैर महफूज है, गैर महफूज नहीं है, लेकिन रात को जब ये पैनिक क्रिएट हुआ था तो स्टेट बैंक के गवर्नर को ये चाहिए था कि क्लैरिफाई कर देते कि उनके इस बयान से ये गलत फहमी पैदा हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, बैंकिंग सेक्टर महफूज बुनियादों पर इस्तवार है। मैंने अभी आपको फिगर्स दी कि हमारे जो डिपॉजिट हैं उसका तो बड़ा हिस्सा हुकूमत सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है। वो गलत लगा है वो एक अलग बात है, वो सिक्योरिटी वो एक रिस्क है, वो अलग बात है, आगे चल के वो गलत हो रहा है, लेकिन बैंकों का डिपॉजिट 100% महफूज है। तो ये गवर्नर की जिम्मेदारी थी, सेंट्रल की जिम्मेदारी थी कि वो बाद में क्लैरिफाई करते, प्रेस रिलीज इशू करते ताकि पैनिक नहीं होता। अब आप मैंने इसीलिए बार बार दोहराया है कि भाई आपके 26,000 के डिपॉजिट है, 21,000 तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है, 2300 अरब रुपए तो उनका अपना कैपिटल है, फिर सेंट्रल बैंक बैठा हुआ है। बहरान बैंक में आपको पता है कि 90% फ्रॉड था, लेकिन हुकूमत ने उसको पूरा करके इंटरेस्ट फ्री लोन देके कभी पाकिस्तान में डिपॉजिटर को नुकसान नहीं हुआ। ये सारी बातें स्टेट बैंक को गवर्नर को करनी चाहिए थी। ये पता नहीं किस चक्कर में लगे हुए। शमशाद अख्तर का मैंने आपको बताया था, दोबारा बता दूं कि 2018 में जब निगरां वजीर खजाना थी, उन्होंने आइन के शिक 77 आइन को तोड़ा था, वायलेट किया, बिल्कुल वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, इसीलिए उनको दोबारा लाया गया। तो अगर आपका सिलेक्शन ये है और केयर टेकर्स ने आपको पता है कि वो 21 दिन के बाद जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जब आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया, ये तो उस वक्त भी नहीं कर रहे थे, और ट्रकों में स्मगलिंग हो रही थी, तो किसको नहीं पता था माजी में तेल जो है स्मगलिंग हो रही थी ट्रकों में, और जो है माल जा रहा था अफगानिस्तान में, सब इदारों को भी पता था क्योंकि जेब में रख के तो नहीं जाता तेल और खाद और चीनी, तो ये तो सबको पता है। कभी कभी शोर डालते हैं, लेकिन ये जो क्रैक डाउन कर रहे हैं ये भी नाकाम होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, रुपया फिर गिरेगा। जो ज़्यादा शोर मचाए उसे चुप करवा दो, बाकी खामोशी से जो हो रहा है होने दो। शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। लेकिन हमारी इकॉनमी की जो सिचुएशन है, अगर हम में अब भी नेशनलिज्म नहीं आएगी और खुदा के लिए जो ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, अगर वो मुल्क पाकिस्तान बचेगा तो ही ये हुकूमत कर सकेंगे, वरना ये भी किसी जगह पर फिर बाहर कहीं पर मुंह छुपा कर बैठे होंगे। बल्कि इन्होंने क्या मुंह छुपाना है, इनके तो सारी जायदादें बाहर पर है, ये यहाँ रहें या वहाँ रहें, अफोर्डेबल लाइफ तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन बेचारे गरीब आवाम को सोचना होगा कि उनका हाल क्या होगा। जो किस्म की शराइत आयद की जा रही हैं IMF की जानिब से और वर्ल्ड बैंक की जानिब से। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन हर मैदान में अपने आप को मनवा रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे मईशत का मैदान हो, कोई भी हो। हमारी ख़वातीन ने ये साबित किया है कि वो किसी भी तरह से मर्दों से कम नहीं है। आज ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कि ढाबा चला रही हैं। वैसे तो आप ये देखिए, वैसे तो माशाल्लाह मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो उन तमाम ख़वातीन के लिए हिम्मत की इन ढाबा है, फिर तो वो ढाबा गर्ल है। तो हमारे साथ आमिरा लियाकत मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिरा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका ढाबा, मैं और वजाहत कब खाना खाने आए, क्या स्पेशल खिलाएंगे आप हमें? जी मोस्ट वेलकम, आप एनी टाइम आए, ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चला।
अल्लाह अच्छा ही चलाए रखे आमना, ये सब आपकी हिम्मत है, आपका अज़म है। वरना हम तो ये देखते हैं आमरा के हमारी जो अक्सर ख़वातीन हैं वो बेचारी हमारे हालात से तंग आकर बहुत जल्द मायूस हो जाती हैं, हिम्मत हार के बैठ जाती हैं, अपनी खातून होने की कमज़ोरी समझती हैं। आप ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, उनके लिए एक मिसाल हैं। क्या कहेंगे ऐसी तमाम ख़वातीन को आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने ये ढाबा ओपन किया बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मेरे पास आई और स्टिल जो है डिफरेंट उसमें डोमेन में वो वर्क कर रही हैं। कुछ लोग बुटीक का कर रही हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस कर रही हैं, आके मुझसे टिप्स लेती हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको देख के जो मोटिवेशन जो जाती है आगे, नई काफ़ी ऐसी हैं फीमेल जो अभी मेरे साथ मिलके जो है काम कर रही हैं। और हर महीने 1-2 लड़कियां जो है ना वो यानी कि इम्प्लीमेंट कर देती हैं। आते तो हैं डेली बेसिस पे भी फीमेल आती हैं, आपने स्टार्ट किया, कैसे किया। मेरा मेन मकसद ही यही है कि आप ये नहीं है कि आप ढाबा ही लगाएं, आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें। स्पेशली हमारे जो हमारा माशरा है वो इजाजत, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है औरतों की उस तरह से। अगर एक कर रही होती है तो उसको इस तरह से देखा जाता है कि जैसे ये कोई अलग ही मखलूक है। बिल्कुल, और औरत खुद ही समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, हालांकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते। उसको एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और मेरा यही मैसेज है कि आपका भाई हो, हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, जो वो औरतों को सपोर्ट करें, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे उनकी बहन हो। तो अगर औरत बहुत मजबूत चीज़ है और वो बहुत स्ट्रांग है, और उनको बजाय इसके बहुत सारी मैंने औरतें ऐसी देखी कि जो विडो हो जाती हैं या जिनकी डिवोर्स हो जाती है, वो फिर एक डिपेंडेंट दूसरों पे हो जाती हैं, इंतज़ार करती हैं कोई आएगा उनकी सपोर्ट करेगा। लेकिन आप ये देखें कि कब तक कोई सपोर्ट करेगा। आपको अपना काम करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपकी एक अपनी अर्निंग होनी चाहिए, एक ओनरशिप फील होती है, एक इंडिपेंडेंस फील होती है, एंड विच इज़ टोटली राइट। ये इसमें इतना अजीब या चुम्बे वाली बात तो है नहीं, बल्कि आप बाहर जाकर देखें, बस ड्राइवर्स हैं लड़कियां, यहाँ तक कि जो हार्ड काम है, जो कि ये बनाना, घर बनाना और कंस्ट्रक्शन का काम है, ये तो बिल्कुल मज़दूरों वाला काम है, वो तक वो लड़कियां कर रही हैं। तो फिर यहाँ पर इतनी हैरानगी की बात समझा जाता है। मतलब वो आपके रहमो करम पर बैठी रहें, आप उन्हें पूछें, खाने को दें तो ठीक है, वो बहुत अच्छी हैं। अगर वो खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो ये मुआशरा उन्हें बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक और मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुल्तान में ढाबा खोला, मैं वहाँ पे गई, लेकिन फिर उनकी शादी होगी, तो यानी कि उन्होंने 3-4 मंथ ढाबा चलाया और बहुत अच्छा उन्होंने उसको सेटअप किया। मैं वहाँ पे ओपनिंग करने गई, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड ने उनको वो कर दिया कि अब आप ना ढाबे पे नहीं बैठेंगी, आप घर बैठेंगी। तो मैं उन साहब के लिए, उन सब जितने भी हमारे भाई हैं, मेरे अंकल हैं, जो भी हमारी जो जितने भी मर्द हजरात, मेरी उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अपनी बेटियों के, अपनी बहनों की सपोर्ट बने और उनको इनकरेज करें। और फीमेल से स्ट्रांग कोई भी नहीं हो सकता, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और वैसे भी कहते हैं मर्द और औरत जो 2 गाड़ी के पी हैं, तो अगर एक हो जाए तो दूसरा वो नहीं उस तरह से चल सकता। आमरा आपने तो बिल्कुल सही कहा है। ये बताएं आमरा, ये तो टिपिकल मैनुअल काम है और मर्दों के ज्यादा काम होता है ना ढाबा लगाना। आपके माइंड में ढाबा लगाने का आइडिया कैसे आया, और अब तक का जरा कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाकया शेयर कीजिएगा जब लोग आपके पास आते हैं, कैसा रिएक्शन होता है कि एक लड़की ढाबा लगा रही है, ढाबा चला रही है और बड़ी कामयाबी से माशाल्लाह आप रन कर रही हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं असल में एनजीओ में तकरीबन 11-12 साल मैंने काम किया, तो मैंने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा देहातों में जो जिनको हम छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस भी देते थे। कुछ लोग करती थी, कुछ औरतें जो है ना, इवन के अगर मुर्गी के अंडे भी बेचते हैं ना, तो वो ना छुप के बेचती थी। वो कहती थी कि साथ वालों को पता ना लगे। तो बस मैं देखती थी, मैं कहती थी कि आप कोई भी अपनी इज्जत के साथ अपना काम करें, अपने काम में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए।
तो ढाबे का आइडिया मेरा बहुत टाइम से था, लेकिन वही बात है कि मैं भी एक औरत हूँ, इसी माशरे का हिस्सा हूँ। उसको इम्प्लीमेंट करते करते बहुत टाइम लगा, और जब मैंने इसको फाइनली ओपन कर दिया तो मुझे अपने घर से सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। तो मैं जॉब करती थी और मेरी अम्मी जो है मुझे बहुत हैरानगी से देख रही थी। मेरी सिस्टर मुझे कॉल करके कह रही थी तुमने क्या कर दिया। तो फिर ये है कि फिर ढाबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हो गया, और फिर इस तरह से नहीं, इसमें हैरानगी की बात मतलब क्या सपोर्ट, मुझे ये समझ नहीं आती। वैसे ये कहा जाता है कि औरत या शादी के लिए हमें लड़की ऐसी चाहिए जो घर का हर काम जानती हो, वो घर में खाना बनाए, घर में यही बर्तन धोए, सब कुछ करे, और बाहर अगर वो इसी को ऑनरशिप के तौर पर करे जिससे उसका सोर्स ऑफ इनकम भी हो तो बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल, एक्चुअली मेरी जॉब थी वो 100,000 प्लस मेरी सैलरी थी। तो मेरी मदर कहती थी कि तुम ऑफिस में जॉब करी तो ये तुमने क्या ढाबा लगा दिया ना। तो मैं अम्मी को, अम्मी मेरा मकसद थोड़ा डिफरेंट है, मुझे इससे अर्निंग उस तरह से, मेरा डेफिनेटली आपको अर्निंग भी चाहिए होती है, ये बात नहीं है, लेकिन ये कि जब चलना शुरू हुआ तो मुझे ये लगा ये तो बहुत अच्छा काम है। फिर मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, और वो फिर और घर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि ये क्या कर रही है। लेकिन टाइम टू टाइम अब मेरी मदर भी जाती हैं, वो भी जाके कस्टमर को बिठा रही होती है, मेरी सिस्टर जाती हैं, मेरे पूरी फैमिली उधर जाते हैं, मतलब कस्टमर को बिठाते हैं। और इसके साथ साथ डेफिनेटली मुश्किल भी है, मुश्किलात भी आई, क्योंकि सम टाइम आपके पास ऐसे कस्टमर आ जाते हैं बहुत इरिटेटिंग होते हैं। आप फीमेल गरीब सर पे खड़े हो जाना ये वो, लेकिन आमरा जो है वो एक पूरी प्लानिंग के साथ अपने आप को भी प्रिपेयर करके गई थी कि वो वहाँ पे खड़ी होगी। आमरा, आपने बाकी सब लोगों को आसपास जो आपके ढाबे के इर्द गिर्द होंगे उनको तो बड़ा टफ टाइम दिया होगा, जब आप आए होंगे तो सब आपके पास ही आते होंगे। आप यकीन करें कि F10 में सारे जो है ना मेरे बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए थे कि ये क्या ऐसा इसके पास कोई बूटी है कि मतलब इतना इसने एकदम सारी रौनकें आपके ढाबे पे लगी होती होंगी ना, तो उनको जरा इनसिक्योरिटी फील होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ढाबा था, उधर सारे पूरे सराउंडिंग में ब्रांड्स हैं, और फिर उनको होता था ये वो। मैंने कहा देखें जो जिसका रिस्क है वो आएगा, वो नहीं रुकेगा। तो बड़ा मुझे उन्होंने तंग किया, कभी किसी वेटर को पीछे लगा देना, कभी किस तरीके से टॉर्चर करना। तो मैंने भी उनको कह दिया, मैंने कहा देखें जाना मैंने भी नहीं है। अरे तो मैं भी बाज नहीं आने वाली ना। क्या बात, बिल्कुल। तो क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या मेन्यू में शामिल है? जी जी, हमारी कश्मीरी चाय जो है, कश्मीरी चाय बहुत फेमस है, सर्दियों में बहुत ज्यादा हम इसको मतलब बहुत ज्यादा जाती है। फिर इसी मौसम के हिसाब से हम इसको चीजें ऐड भी करते हैं। फ्रेश से हमारे पास गोश्त है, बर्गर, शॉर्मा भी काफी उसमें खाने की चीजें भी आइटम भी ऐड करती हैं। पहले तो रिफ्रेशिंग था, अभी काफी उसको बढ़ा दिया है। अच्छा, कश्मीरी चाय से आमरा, मुझे वैसे आपके लहजे से भी महसूस हो रहा है कि शायद आपका ताल्लुक भी कश्मीर से तो नहीं है? जी जी, मेरा ताल्लुक कश्मीर से। देखा, कश्मीरी चाय में मैं इसका मतलब है ठीक हूँ, लहजे से पहचान। अच्छा आमरा, कोई यादगार वाकया हो जहाँ पर हेटर्स होते हैं, जहाँ पर लोग आपसे जेलस फील करते हैं, कोई ऐसे लोग भी तो कस्टमर्स आपके पास आते होंगे जो बहुत मोटिवेट करते होंगे, बहुत आपको अप्रिशिएट करते होंगे आपके काम को? आप यकीन करें कि बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपको इतना अच्छा लगता है। और मुझे ना अपने ढाबे एक ऐसी इमोशनल अटैचमेंट है कि मुझे ना वो अपनी जान से प्यारा है, मतलब बहुत ज्यादा। उसमें ये है कि जब मैं शुरू में गई तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जाहिर है मैं कोई मेरे पास काम के लिए भी नहीं आता था। मैं खुद ही चाय बनाती थी, खुद ही सर्व करती थी, खुद ही बिठाती थी। तो फिर ये होता था कि जब भी मैं कस्टमर्स को बिठाती थी तो वो ना बहुत इनकरेज करते थे और वो फिर दोबारा आते थे पीने के लिए। इसी तरीके से जो है मेरे कस्टमर जो है बढ़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है बहुत अच्छा होता गया। आमरा, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड इसी तरह से बाहिम्मत रहिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, ऑल द पावर्स टू यू। ख़वातीन के लिए आप मोटिवेशन हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि जो ख़वातीन आपको देखकर हिम्मत पकड़ती हैं। बहुत शुक्रिया आमरा आपका। अच्छा, अब कराची की जानिब रुख करते हैं और कराची में मेडिकल की फील्ड में एक बड़ा ज़बरदस्त सा, इसको हम रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो जनाब, कराची का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का अब बाकायदा आगाज़ हो चुका है। एक पेशेंट का पित्ते का ऑपरेशन किया गया इस रोबोटिक सर्जरी से। 34 ईयर इसकी एज थी। 25 मिनट तक ये ऑपरेशन जारी रहा है
और जो ये निगरान वज़ीर सेहत सिंध हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत एक महंगा पड़ता है, ये तकरीबन 5 लाख रुपए तो इस पर आता है, तो फ्री में जो है ना वो इसको करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि जो जिना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आना, हमें फ़ंड्स जारी करना और फिर इस तरह से तमाम डॉक्टर्स को इसमें शामिल करना जो कि लेटेस्ट चीज़ें हैं दुनिया में, जिस तरह से मेडिकल फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया सिंध गवर्नमेंट का भी। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है ये ऑपरेशन जो है रोबोटिक सर्जरी। हाँ, कॉस्टली है। लेकिन इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा इस ज़रा रोबोटिक सर्जरी के हवाले से, पहला ऑपरेशन था, बड़ा कामयाब हुआ, मज़ीद डिटेल्स क्या हैं आपके पास? इब्राहिम रिंद से दोबारा रब्ता करेंगे, आई थिंक रब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है फ़िज़ा कि अगर इससे आपकी ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, अगर आपके जो कामयाब ऑपरेशन के चांसेस में इजाफा होता है, तो ये चीज़ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खून के ज़िया से, कॉम्प्लिकेशन से, बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो है ये रोबोटिक सर्जरी करने से वो बच जाते हैं। और दूसरा ये कि ये भी बताया गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि अगर ये रोबोटिक सर्जरी हो रही है और खुदा ना खास्ता कुछ रोबोट से कुछ मसला हो गया है, तो इवेंचुअली मशीन ना कुछ भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, तो उसी टाइम पर डॉक्टर्स इसको लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये है कि आप उसको खुद भी डॉक्टर्स इसको मॉनिटर तो कर रहे होते हैं, साथ में देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोबोट पे छोड़ दिया, एक प्रॉपर पूरी टीम होती है जो कि ये पूरे रोबोटिक सर्जरी को सर अंजाम देती है। इब्राहिम, क्या है आपके पास अपडेट्स इस हवाले से? हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। पहली पाकिस्तान के अंदर रोबोटिक सर्जरी हुई है। जी देखें, बिल्कुल ये जिना अस्पताल की तारीख में पहली बार ये रोबोटिक मशीन लगाई गई है। हुकूमत सिंध के से जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब ने 2 रोबोटिक मशीनें मंगवाने की जो है वो गुजारिश की थी, जिसमें से एक इनको रोबोटिक मशीन मिल चुकी है, जिससे गुज़श्ता रोज 34 साल जो एक शख्स है उसका कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसमें 14 माहिरीन ने शिरकत की, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब खुद भी इसमें शरीक हुए थे और ये कामयाब रही, जो कि 25 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन किया गया। उसके दूसरे रोज है 2 मरीजों का ऑपरेशन किया गया और इस पे जो है वहाँ के जो सर्जन है डॉक्टर शहजाद अली, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरे दिन और इंतहाई खुशी का इजहार किया कि हुकूमत सिंध ने उनको फंड रिलीज किए और मशीनें दी, जिससे ये बेहतर होगी और ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे हमें बहुत फायदा होगा। रोजाना की बुनियादों पे अस्पताल के जैसे कि गायनी वार्ड के डॉक्टर है वहाँ पे, वो डॉक्टर भी वहाँ जाके उन मरीजों का ऑपरेशन करेंगे रोबोटिक के जरिए। इसी तरह यूरोलॉजी और जो दीगर शोबे हैं उनके सर्जन को भी तरबियत और ट्रेनिंग दी गई है, वो भी वहाँ पे करेंगे। तो उन्होंने एक अच्छा इकदाम कहा और कहा कि इससे मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन जो दूसरी जानिब निगरान वजीर सियासत है डॉक्टर साद खालिद नियाज, उन्होंने इस जब खबरें देखी कि ये रोबोटिक सर्जरी उन्होंने शुरू की है, तो उन्होंने इस पे शदीद तनकीद का निशाना किया बनाया और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। उनका ये कहना था कि ये जो रोबोटिक के जरिए ऑपरेशन किया जाता है ये बहुत ही महंगा है और रिपोर्ट के जरिए अगर पिछले की सर्जरी पैसों का एक ज़िया उसको कहा है और उनका कहना था कि तकरीबन एक सर्जरी पे तकरीबन $2000 खर्चा आता है, जो कि तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए बनता है। तो वो इस हिसाब से अगर सर्जरी करते हैं तो ये इंतहाई महंगी है, नॉर्मल तरीके से भी ये सर्जरी की जा सकती है। तो उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि सिंध भर में जो 10 रोबोटिक मशीनें मंगवाने का मंसूबा बनाया गया है हुकूमत सिंध की जानिब से, तो उनसे भी उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि ये रोबोटिक मशीनें ना आए, उनकी जगह पे जो अस्पतालों की सूरत हाल है, अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं सिंध भर के तमाम छोटे बड़े अस्पताल, उन पे ये लगाई जाए, क्योंकि एक मशीन जो है रोबोटिक वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की तकरीबन आ रही है। तो उसका अगर 10 मशीनों की जगह पे अगर ये लगाया जाए तो उससे बेहतर होगा, क्योंकि सिंध के ऐसे भी अस्पताल हैं जैसे कि चांद का मेडिकल कॉलेज लड़काना है, वहाँ के लिए एक मशीन जो है वो मंजूर कराई जा रही थी, जबकि वहाँ पे खंडर और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है वहाँ की इमारत। इससे कबल जो है दो मशीनें जो कराची में इससे कबल लगाई गई थी, एक सिविल अस्पताल कराची में और दूसरी जो कतर अस्पताल औरंगी टाउन में। तो कतर की जो मशीन है वो अभी तक भी चंद ऑपरेशन करने के बाद वो खराब हो गई थी, महज उसको जो है वो परसेंटेज पे जरा यही बता रहे हैं कि परसेंटेज पे उस टाइम की वजारत। अच्छा इब्राहिम, ये जो इसकी अपोजिशन हो रही है, वजीर सेहत साहब ने ये जो जिस चीज़ को जवाब बनाया है कि ये बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, इसलिए ये मुनासिब नहीं है,
लेकिन दूसरी तरफ इन अदर हैंड देखें कि अगर इससे ऑपरेशन एफिशिएंसी बेहतर होती है तो जान से बढ़कर तो चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़रा कॉस्टली अगर ऑपरेशन हो भी जाता है, लेकिन अगर किसी की जान इससे बच जाती है, ज़रा कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं इंसानी ज़िंदगी के, तो फिर तो मेरे ख्याल से होना चाहिए ये। जी देखें, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वजीर सेहत ने, वो खुद भी एक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे सर्जन भी हैं, इस हवाले से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनका यही कहना था कि हम ये नहीं, मुखालफत इस वजह से कर रहे हैं कि ये करोड़ों खरबों रुपए की मशीनरी है और उस पर उनको यही शक है कि ये सिर्फ परसेंटेज पे खरीदी जा रही है। अगर एक मशीन पे 6 लाख रुपए के अखराजात आते हैं और वो इस तरह सर्जरी करती है, तो 6 लाख में अगर अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर और सर्जन को तैनात कर दिया जाए तो वो उससे हो सकता है ज्यादा बेहतर अंदाज में सर्जरी कर सकता है। तो ये उन्होंने पैसों का ज़िया इसको करार दिया था और उस पर शदीद मुखालफत भी की थी कि मैं नहीं चाहता कि ये मशीनें यहाँ पर आएँ और लगें। लेकिन जिना अस्पताल में एक मशीन की मंजूरी हो चुकी थी, तो जिना अस्पताल की इंतजामिया ने भी जल्दी से और जो है वो अपनी एक तरह का अगर कहें कि चालाकी से जल्दी शुरू कर दी, तो वो बुरा गलत ना होगा कि वजीर सेहत इनको कई हफ्तों से मना कर रहे थे कि आप अभी ये काम शुरू ना करें, लेकिन उन्होंने ये ठीक है मना कर दिया गया। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आपने इस बारे हमें तफसीलन अपडेट किया। और एक जगह से एक लिहाज से देख तो ठीक है, अगर तो मशीन ये तब लाने की मंजूरी दी जाए जब आपके हॉस्पिटल्स जो हैं बिल्कुल आइडियल उनका माहौल हो, हर लिहाज से फैसिलिटेट हो रही हों चीज़ें। लेकिन अगर आपकी बेसिक फैसिलिटेशन ही हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है, अस्पताल आपके खंडरों का मंजर पेश कर रहे हैं और आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं, तो फिर एक मशीनरी जो अरबों रुपए की है वो ज़रा अननेचुरल सी हो जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।